फ्रॉम द प्रीलिम्स परस्पेक्टिव इज कंसर्न, तो यूपीएससी में एग्रीकल्चर में से क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी तक, पहले उसको देख लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे इस बार भी, किस कैसे क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड हैं और डिवीजन हमारी किस तरह से होनी चाहिए. ओके, so these are some of the questions. So for last about 18-20 years किस तरह के क्वेश्चन आए हैं सब इसमें हैं. 2000 से लेके 2018 तक के हैं, बाकी के भी करेंगे. Okay. So first question is the prices at which the government purchases food grain for maintaining public distribution system and for building up a buffer stock is known as. So this is basically the procurement price. जिस प्राइस पे सरकार खरीदती है उसको प्रोक्योरमेंट प्राइस बोलते हैं. ठीक है. और एमएसपी और प्रोक्योरमेंट प्राइस दोनों अलग अलग होते हैं. एमएसपी इज द मिनिमम सपोर्ट प्राइस विच इज प्रॉमिस्ड टू द फार्मर, कि आपकी फसल का न्यूनतम खरीद मूल्य ये रहेगा. बाकी आज डिस्कस कर लेंगे. इशू प्राइस इज एसेंशियली जितने में बेचती है सरकार पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर, जितने में गवर्नमेंट सेल करती है, दैट इज इशू प्राइस. सीलिंग प्राइस इज द मैक्सिमम प्राइस दैट कैन बी ऑफर्ड फॉर एनीथिंग, दैट इज सीलिंग प्राइस. तो यहाँ पे जो खरीदने वाला है दैट इज प्रोक्योरमेंट प्राइस. ओके, तो आज एग्रीकल्चर प्राइसिंग से ही शुरू करेंगे हमारा जो काम है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा आपको एग्रीकल्चरल प्राइसिंग पॉलिसी के ऊपर क्वेश्चंस मिलेंगे जब आप आगे भी देखेंगे. तो देखिए नेक्स्ट. In India, which of the following have the highest share in the disbursement of credit to agriculture and allied activities? तो इसका आंसर है कमर्शियल बैंक्स. कमर्शियल बैंक्स नंबर 1 पे हैं, नंबर 2 पे कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, नंबर 3 पे रीजनल रूरल बैंक्स हैं, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन 4th पे. ओके, सो हमने हाईएस्ट क्रेडिट शेयर देखना था. इनफैक्ट कल ही एग्रीकल्चर फाइनेंस जिन बच्चों ने शाम को पढ़ा, दे शुड नो कि 80% इसका शेयर है, 20% इसका शेयर है, दोनों का मिलाकर, जिनमें से ये 5% पे खड़े हैं और ये 15% पे खड़े हैं अप्रोक्सीमेट. ओके, so this is agricultural finance. Then consider the following statements regarding the procurement of food grain. Government of India follows a procurement target rather than open-ended procurement policy. Obvious है, क्योंकि सरकार के पास एक लिमिटेड स्टॉकिंग अमाउंट है, वो उतना ही इकट्ठा करके रख सकती है अपने पास जितना उसके पास ओवरऑल वेयर हाउसेस या जितना स्टॉक करने की क्षमता है. तो टारगेट के तहत ही प्रोक्योरमेंट होती है हर साल. Then गवर्नमेंट ऑफ इंडिया announces a minimum support price only for cereals. नहीं, जब हम एमएसपी पढ़ेंगे तो you will come to know it is cereals, pulses, many things. Okay, so ये only word हमेशा watchful रहना चाहिए. जब भी कभी ये आए तो you should know कि क्या वहां पे कोई और कैटेगरीज हैं या नहीं. So it's that easy. ये स्टेटमेंट गलत है. आगे देखिए. For the distribution under targeted public distribution system, wheat and rice are issued by Government of India at uniform central issue price to the state or union territory. हाँ बिल्कुल ठीक है. सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट्स को देती है. स्टेट गवर्नमेंट्स आगे फेयर प्राइस शॉप्स जो सेटल हो रखी हैं विद इन द स्टेट, उनको अनाज बांटती है. तो 1 and 3 इसका सही आंसर है. Then India continues to be dependent on imports to meet the requirement of oil seeds in the country because हमारे यहाँ पे ऑयल सीड्स उतनी होती नहीं. सिंपल है. अब उसके साथ रिलेटेड क्या चीज है देखिए. फार्मर्स प्रेफर टू ग्रो फूड ग्रेन विद हाईली रेम्यूनरेटिव सपोर्ट प्राइसेस. बिल्कुल ठीक है. ऑयल सीड्स को लेके गवर्नमेंट ने अभी भी हाईली रेम्यूनरेटिव सपोर्ट प्राइसेस नहीं रखे हुए. मोस्ट ऑफ द कल्टिवेशन ऑफ ऑयल सीड क्रॉप कंटिन्यूज टू बी डिपेंडेंट अपॉन रेनफॉल. ड्राई लैंड फार्मिंग के अंदर ज्यादातर ऑयल सीड्स होती हैं, तो ये ज्योग्राफी के साथ रिलेटेड है. बिल्कुल ठीक है. Oils from the seeds of free origin and rice bran have remained unexploited. ये भी बिल्कुल ठीक है. हमने जो राइस ब्रान ऑयल और ये सारी जो टेक्नोलॉजीज हैं इंडिया में बहुत ज्यादा वर्कआउट नहीं किया अभी तक. इनफैक्ट इन एवरी कैटेगरी इट रिमेन्स अनएक्सप्लॉइटेड. Then it is far cheaper to import the oil seeds than to cultivate them. So हमारे पास ना वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया, ये अच्छी मार्केट्स हैं चीप ऑयल सीड्स इंपोर्ट करने के लिए. लेकिन हमेशा ये कल्टीवेशन से तो चीप कभी नहीं पड़ती, क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज हमें पे आउट करना पड़ता है. जो चीज घर में बना लेंगे वो तो हमेशा सस्ती पड़ती है ना. स्विगी जोमेटो से तो मुश्किल ही पड़ेगा, थोड़ा सा कॉस्टली तो होगा, डिलीवरी चार्जेस भी होंगे, है ना. तो एनीथिंग यू इम्पोर्ट इट इज द इम्पोर्टिंग कॉस्ट प्लस फ्रेट प्लस इंश्योरेंस. जब आप घर पे बनाओगे तो हमेशा सस्ता पड़ेगा. तो ये कभी भी लॉजिकल आर्ग्यूमेंट नहीं होता
it is like a far cheaper to import, will never be. It's always costlier. If it is not costly in the short term, it will be costly in the long term. ठीक है, तो इसमें से फोर्थ स्टेटमेंट जो है, that's what I don't like. So therefore, answer is 1, 2 and 3. UPSC also doesn't like this statement. Don't worry. आंसर यही है. देन असर्शन रीजन. ये वाले क्वेश्चन आजकल बहुत देखने को नहीं मिल रहे आफ्टर 2010. अब नहीं आते, पहले आते थे. इंडिया डज नॉट एक्सपोर्ट नेचुरल रबर. क्यों भाई, इंडिया को क्या हुआ नेचुरल रबर एक्सपोर्ट करने को? उसका कारण देखो. अबाउट 97% ऑफ इंडियाज डिमांड ऑफ नेचुरल रबर इज मेट फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्शन. इनफैक्ट हमें नेचुरल रबर इंपोर्ट करनी पड़ती, हम उतनी प्रोड्यूस नहीं करते. तो ये दोनों बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट्स हैं. A is also correct and R is the correct explanation. तो डोमेस्टिकली यूज हो जाती है, इसीलिए एक्सपोर्ट नहीं करते. The Commission for Agriculture Cost and Prices recommends the minimum support price for 23 crops, not 32 crops. This is as per the APMC Act. तो देखिए फिर से एग्रीकल्चरल प्राइसिंग के ऊपर क्वेश्चन है. ठीक है. The Union Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution has launched National Food Security Mission. So NFSM किसने लॉन्च किया? Is it by Ministry of Consumer, Food and Public Distribution? इसी के अंदर आना चाहिए, और किसके अंदर आएगा? So therefore 2 only. The Union government fixes the statutory minimum price for sugarcane for each sugar season. Sugarcane की प्राइसिंग थोड़ी डिफरेंट होती है, तो उसमें ये स्टैट्यूटरी मिनिमम प्राइस ही आता है. MSP कहते हैं उसको, लेकिन अलग तरीके से बोलते हैं. Sugar and sugarcane are essential commodities under the Essential Commodities Act. Both statements are correct. तो दूसरी चीज ये भी जो आई है ना, ये भी एग्रीकल्चरल प्राइसिंग के ऊपर ही क्वेश्चन है, एक तरह से ध्यान से देखो तो. नथिंग एल्स, उसी के साथ रिलेटेड है. In the context of food and national security of India, enhancing seed replacement rate of various crops helps in achieving food production targets of the future. But what are the constraints in its wider implementation? सीड रिप्लेसमेंट रेट का मतलब होता है कि नए सीड डाले जाएं, उससे आपकी जो पैदावार है, प्रोडक्टिविटी है, वो 25 से 30% बढ़ जाती है. ठीक है, ऐसा माना जाता है. तो जो स्टैंडर्ड सीड रिप्लेसमेंट रेट जो होता है वो 1/3 होता है. जैसे मेरे पास अगर सपोज 3 एकड़ जमीन है, तो मैं 1 एकड़ में पहले साल सीड रिप्लेसमेंट करूंगा, दूसरे एकड़ में दूसरे साल, तीसरे एकड़ में तीसरे साल, फिर चौथे साल फिर मैं इस वाले एकड़ में सीड नहीं डालूंगा, 5वें साल इसमें, 6वें साल इसमें. दिस इज द आइडियल सीड रिप्लेसमेंट रेट. इट शुड बी 1/3. ठीक है. फर्स्ट, देयर इज नो सीड नेशनल सीड पॉलिसी इन प्लेस. अरे सीड एक्ट है पूरा के पूरा, पॉलिसी तो छोड़ो. तो ये गलत स्टेटमेंट है. और मोर ओवर उन्होंने पूछा व्हाट इज आर द कंस्ट्रेंट्स फॉर इट्स वाइडर इंप्लीमेंटेशन. तो पॉलिसी होने या ना होने से कंस्ट्रेंट उतना नहीं क्रिएट होता. मेन तो कंसर्न इन्वेस्टमेंट का है, पैसों का है. नए सीड डालोगे तो पैसा चाहिए उसके लिए ना, और सीड की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए. There is no participation of private sector seed companies in the supply of quality seeds for vegetables and planting material of horticulture crops. पहली बात तो ये जो क्वेश्चन था ये सिर्फ हॉर्टिकल्चर क्रॉप तक सीमित नहीं था, तो हम सिर्फ इसकी बात नहीं कर रहे हैं. दूसरी बात, प्राइवेट सेक्टर कंपनीज बहुत तरह के सीड्स बनाती हैं. सारे सीड्स ज्यादातर या तो सरकारी कंपनियां बना रही हैं, प्राइवेट बना ही रहे हैं. बीटी कॉटन में आपने सुना है मॉन्सेंटो, माहिको, तो MNCs भी हैं जो सीड्स बनाती. तो ये भी स्टेटमेंट का कोई लॉजिक नहीं है. देन there is a demand supply gap regarding quality seeds in case of low value high volume crops. हाँ, ये लॉजिकल एस्पेक्ट है. क्यों नहीं उतना लगा पाते? डिमांड सप्लाई गैप है. जितनी प्राइस पे डिमांड किया जा रहा है उतने प्राइस पे नहीं आता क्वालिटी सीड. ठीक है, स्पेशली इन केस ऑफ लो वैल्यू हाई वॉल्यूम क्रॉप. लो वैल्यू हाई वॉल्यूम मतलब व्हीट राइस. ओके, तो देयर इट इज ओनली. फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइसेस ऑफ शुगरकेन इज अप्रूव्ड बाय. जितने भी प्राइजेस इकोनॉमिक्स में कुछ भी होना है ना, देयर इज ओनली वन कमिटी, दैट इज कॉल्ड कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स. कुछ भी होगा, जो रिकमेंडेशन है दैट कैन बी गिवन बाय कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस. जो अप्रूवल है, फाइनल डिसीजन मेकिंग जो है, दैट इज बाय कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स. अब आप फिर से ध्यान दो कि ये एग्रीकल्चर प्राइसिंग पॉलिसी के ऊपर ही क्वेश्चन है. दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑलवेज, क्योंकि ये न्यूज में रहता है इस वजह से.
With reference to circumstances in Indian agriculture, concept of conservation agriculture assumes significance. Which of the following would fall under conservation agriculture? Avoiding the monoculture practice. मोनोकल्चर प्रैक्टिस का मतलब होता है एक फील्ड में से हर साल एक ही तरह की क्रॉप ली जाए, दैट इज मोनोकल्चर, राइस आफ्टर राइस फॉर एग्जांपल। तो अगर इसको अवॉइड करेंगे तो सॉइल न्यूट्रिशन कंजर्व होगा। मोर ओवर जब हम मिक्स करते हैं क्रॉप्स को, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तो एक के प्रोज दूसरे के कॉन्स दोनों एड अप होकर सॉइल का बैलेंस बना रहता है, तो ये डेफिनेटली अच्छा है। अडॉप्टिंग मिनिमम टिलेज। टिलेज होता है जो हम जमीन की उल्ट पलट करते हैं हर बार, ताकि नीचे की मिट्टी ऊपर आ जाए, ऊपर की नीचे आ जाए, लाइक दिस। एंड फिर सॉइल का न्यूट्रिशन जो है वो अपर लेयर में से हम कंज्यूम करते हैं। लेकिन अगर ये टिलेज बहुत ज्यादा करेंगे तो जो डीप सॉइल भी है, जो ठीक से नहीं बनी हुई, वो भी ट्रबल्ड होगी। दूसरा, ये जो हम ऊपर का ग्राउंड है उसका मैक्सिमम न्यूट्रिशन यूज कर लेते हैं, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड ये सब नहीं यूज करते, या बायो फर्टिलाइजर्स नहीं यूज करते, दैट क्रिएट्स अ ट्रबल। तो जितनी कम टिलेज करेंगे, जितना नेचुरल लेवल पे रहेगा, उतना कंजर्वेशन भी रहेगा। क्यों? जब टिलेज करते हैं तो बीच में अर्थ फॉर्म्स जो गुड है आपके लिए, जो सॉइल के लिए, कंपोस्टिंग के लिए, हर चीज के लिए अच्छा है, वो भी मर जाता है। तो इस वजह से भी मिनिमम टिलेज इज अ गुड थिंग फॉर कंजर्वेशन काइंड ऑफ एग्रीकल्चर। जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े हैं वो हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। इवन द नाइट्रिफिकेशन बैक्टीरियम है ना, एजिटोबैक्टर, तो वो भी हेल्पफुल है, तो वो भी खत्म हो जाता है जब टिलेज कर देते हैं बहुत ज्यादा। अवॉइडिंग द कल्टिवेशन ऑफ प्लांटेशन क्रॉप्स। सी प्लांटेशन क्रॉप्स आर लाइक दिस कि एक बार लगा दी चाय के बागान, अब वो लगे हैं, उसके बाद वो एक ही तरह का न्यूट्रिशन सॉइल से सकआउट करते रहते हैं, तो डेफिनेटली उससे सॉइल एरोजन तो होती है। लेकिन कंजर्वेशन एग्रीकल्चर के साथ क्या उसको जोड़ सकते हैं प्लांटेशन क्रॉप्स को? हाँ, क्योंकि कंजर्वेशन में ना हम जनरली फूड के साथ एसोसिएटेड, ठीक है। नाउ यूजिंग क्रॉप रेजिड्यू टू कवर सॉइल सरफेस। क्रॉप रेजिड्यू सॉइल सरफेस को जब भी कवर करेगा तो उसके इम्पैक्ट है क्या, ये समझने की बात है। क्रॉप रेजिड्यू का मतलब होता है पुराने जितने भी हमारे पास क्रॉप्स हैं उनकी रेजिड्यू यूज कर रहे हैं। इससे बेनिफिट तो ये हो सकता है कि मॉइस्चर कंजर्व करेगा। ध्यान से सुनना, ड्राई लैंड एरियाज के अंदर या जहां पे ठीक से नहीं है तो दिस कैन हैपन। प्रॉब्लम ये हो सकता है कि इट कैन लीड टू डिजीजेस। व्हाई? क्योंकि क्रॉप रेजिड्यू ने डिटीरिएट होना है अंडर बैक्टीरियल एक्शन, और उस बैक्टीरियल एक्शन की वजह से वो क्रॉप रेजिड्यू आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा बाकी के प्लांट्स के लिए भी, उनकी जर्मिनेशन के लिए भी, ठीक है। तो इसके प्रोज और कॉन्स दोनों हैं, तो इसलिए इसको कंजर्वेशन एग्रीकल्चर में हम जोड़ते नहीं। मॉइस्चर तो कंजर्व करता है ग्राउंड का, ताकि धूप से एकदम से उड़े नहीं, but at the same point of time this can cause a lot of plant diseases, even fungal infection in plants, and all this will happen at a wider rate. That's why this is a troublesome thing to do. It has both pros and cons. Adopting spatial and temporal crop sequencing and crop rotation. इसका मतलब होता है कि जैसे ये है स्पेशियल, एक जगह यहाँ पे एक फसल लगा दी, दूसरी एक जगह लगा दी, तीसरी एक जगह लगा दी, जैसे स्पेशियल सीक्वेंसिंग, ठीक है। रोटेशन का मतलब होता है फसल बदलते रहो, एक सीजन में एक लगाओ, दूसरे में दूसरा लगाओ, तीसरी बार तीसरी लगाओ। वो हमेशा अच्छा होता है कंजर्वेशन के लिए, क्योंकि सॉइल के अंदर एक ही तरह के न्यूट्रिएंट्स डिप्लीट नहीं हो रहे। तो आंसर इज देयर फॉर 1 2 3 एंड 5, ठीक है। ये बहुत इंटरेस्टिंग था। फिर से एग्रीकल्चर प्राइसिंग पे क्वेश्चन है। क्या पूछा गया? द कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स हैज अनाउंस्ड एमएसपी फॉर विच ऑफ द अबव? अरिका नट, दैट मीन्स वो जो पान सुपारी होती है, सुपारी यूज करते हो आप। अभी एक चीज ध्यान दो, गवर्नमेंट एमएसपी के तहत कोई फसल अगर खरीद रही है, क्यों खरीद रही है? लॉजिक बताओ। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में देना लोगों को, इधर से खरीदेंगे इधर बांटेंगे, यही है ना। दिस इज द प्रोक्योरमेंट प्राइस एंड देन देयर इज एन इशू प्राइस। लॉजिक तो ये। अब सुपारी खरीद के क्यों देना है किसी को? इज देयर एनी लॉजिक? हेलो, गवर्नमेंट पान बेचने के बिजनेस में आने वाली है? नहीं आने वाली ना, तो फिर वन नहीं आएगा आंसर के अंदर।
अब देखना जरा 1 छोड़ दें अगर हम, तो क्या हमारा आंसर आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। बाकी तीनों ऑप्शन में एरिका नट है। ठीक है, अच्छा चलो थोड़ा और देखते हैं। क्या गवर्नमेंट कॉफी पिलाना चाहती है तुम्हें? टीडीएस के थ्रू राशन स्टोर पे बंदा लाइन लेके खड़ा है राशन कार्ड पे, और यार कॉफी देना यार, एक फिल्टर कॉफी होता है, ऐसा भी नहीं हो रहा। ठीक है, चलो ये भी चेक हो गया। तो 3 भी देख लिए हम एलिमिनेट कर पाए, तो भी मेरा आंसर आ गया। कितना आसान क्वेश्चन है देखो, लेकिन कईयों ने ना देखते ही छोड़ दिया होगा, तो यार मुझे नहीं याद कौन से हैं कौन से नहीं। लॉजिक। अच्छा, अब फिर देखो, टर्मरिक, क्या गवर्नमेंट हल्दी खिलाना चाहती है तुम्हें? इज द गवर्नमेंट इंटरेस्टेड इन सेलिंग यू हल्दी in such kind of thing, because haldi is a costly thing and it's sometimes considered as a luxury also, है ना? तो इसको भी एलिमिनेट कर दो, तो 2 ऑप्शंस तो यहाँ पे भी एलिमिनेट हो रहे हैं। तो इनमें से कुछ भी पकड़ लेते तो आराम से आंसर आ जाता। तो इट वाज दैट इजी। कई बार सिंपल लॉजिक से आंसर आ जाता। ओके, नेशनल प्रोग्राम for organic production is operated under the guidelines and directions of the Union Ministry of Rural Development. Why shouldn't the Ministry of Agriculture work on it? सोच के देखो, ऑर्गेनिक प्रोडक्शन की बात हो रही, ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात हो रही, क्यों नहीं मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर इसको काम करेगा? देन एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी functions as the secretariat for the implementation of NPOP. हाँ ठीक है, अपेडा से आपको लाइसेंस मिलता है कि भाई ये ऑर्गेनिक है या नहीं है। सिक्किम हैज बिकम इंडियाज फर्स्ट फुली ऑर्गेनिक स्टेट। हाँ, ये 2018 का करंट अफेयर हो गया। NSSO 70th round situation assessment survey of agricultural households consider the following statements। ये बहुत टेढ़ा क्वेश्चन था, जिसने ये सर्वे पढ़ा है वही लिख सकता है। Rajasthan has the highest percentage of share of agricultural households among its rural households। सारे स्टेट्स में है। लॉजिक लगाओगे तो आपको शायद कुछ और ही मिले, लेकिन राजस्थान में है। Out of total households of the country, a little over 60% belong to OBCs। Correct statement. In Kerala, a little over 60% of agricultural households reported to have the maximum income from the sources other than agricultural activities। ये भी सही है। Now, this particular survey was like this. It came in news in 2018, and based on that, it was the particular answer। प्योरली करंट अफेयर बेस्ड है, इसमें कोई लॉजिक नहीं लगेगा, कुछ नहीं लगेगा। जब तक तुमने नहीं पढ़ी ये स्टेटमेंट्स, तुम इसको गलती करके आओगे। तो पेपर में ऐसे क्वेश्चंस तब हैंडल करने हैं अगर हमने इसको स्पेसिफिकली पढ़ा है। इसमें कभी गेस वर्क नहीं करना, क्योंकि कभी नहीं चलेगा। अगर मैं इसमें गेस करता ना, तो मुझे लगता है शायद पंजाब हरियाणा होना चाहिए, नहीं। और ये 60% तो मैं कभी मानता ही ना, मैं इसको ट्रांसलेट करने लग जाता कि नहीं यार, रिजर्वेशन तो 27-27% है, इतना तो नहीं होना चाहिए, 40 को होना चाहिए, ऐसा कुछ लगाने लग जाता। या फिर मैंने अगर सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस भी पढ़ा है, उधर भी मेरी 60% की फिगर तो कहीं पे भी नहीं आ रही, नहीं आ रही ना। 2011-12 का सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस हम पढ़ते हैं, तो वहां पे भी ऐसी कोई फिगर्स नहीं आ रही। ठीक है, देन इवन इन केरला, लेट्स से मैंने केरला मॉडल के बारे में सुन भी रखा है कि इतने लोग बाहर जाते हैं, एजुकेटेड है, लिटरेसी है, शायद एग्रीकल्चर हाउस होल्ड कम हो, बट क्या 40% एग्रीकल्चर हाउस होल्ड हैं और 60% बाकी हैं? तो दिस इज अगेन अ कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट। मैं इसमें से किसी को भी ढंग से एलिमिनेट नहीं कर पाता। दैट वुड हैव बीन माय ट्रबल, एक्सेप्ट फॉर मे बी सेकंड, जो कि एक्चुअल में सही स्टेटमेंट है। अगर मैं इसको एलिमिनेट करता तो मेरा क्वेश्चन डेफिनेटली गलत होना था। इसलिए ऐसे क्वेश्चन तभी करने हैं अगर आपने वो पढ़ा है। नहीं पढ़ा, छोड़ दो, सारे क्वेश्चन वैसे भी नहीं करने होते। दैट्स इट। सो क्या समझ आया ये सारी राम कहानी सुनने के बाद? कि सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं एग्रीकल्चर प्राइसिंग के ऊपर, डेफिनेट है। दूसरे जो काइंड ऑफ क्वेश्चंस हैं, दे आर रिलेटेड टू द करंट एस्पेक्ट, whatever is going on in news। okay, so we are also to prepare in likely fashion। हमें सबसे पहले जो वर्कआउट करना है वो इसी एग्रीकल्चर प्राइसिंग के ऊपर ही करना है। यही सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है हमारे लिए। ठीक है, बाकी जो बेसिक्स होते हैं ना एबीसी एग्रीकल्चर फाइनेंस के, वो तो आप सबने पढ़ रखे हैं।
कंसर्न आपका सबसे बड़ा जो आएगा वो इसी एरिया में ही आएगा। तो लेट्स कवर लिटिल बिट बेसिक्स, उसके बाद फिर आप लिखने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि हमें करंट अफेयर भी एग्रीकल्चर के साथ रिलेटेड जो है वो वर्कआउट करना है। ठीक है, लेट मी जस्ट टेक यू टू presentation for this purpose that will help us deal with it quickly. Okay. So agriculture के अंदर ना core topics क्या हैं? दिख रही है presentation? Yes, sir. Okay. So it is the contribution to agriculture to Indian economy. तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 15% से 17% ये हमारी GDP का हिस्सा है। एम्प्लॉयमेंट के एंगल से देखोगे तो आज भी 45% लोग डायरेक्टली एम्प्लॉयड हैं एग्रीकल्चर के अंदर। ठीक है, और अगर मैं अलाइड एक्टिविटीज भी जोड़ देता हूँ तो ये 50% चला जाएगा। फिर रूरल इकोनॉमी का जो बैकबोन है, और बहुत सारे स्टेट्स की इकोनॉमी जैसे कि पंजाब, हरियाणा और यूपी, वो एग्रीकल्चर है, तो उसकी डेवलपमेंट के साथ साथ सबको जुड़ा हुआ है। तो दीज आर दी 3 मेजर कॉन्ट्रीब्यूशंस। ठीक है, फिर ये सबसे बड़ा अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है, इसमें गवर्नमेंट के द्वारा कोई टैक्सेशन नहीं है। दीज आर द कंसर्न। लैंड रिफॉर्म्स के लेवल पे हमने पढ़ लिया था फेज 1 एंड फेज 2, दो तरह से लैंड रिफॉर्म्स हैं हमारे पास। फेज 1 वर अ फेलियर, 6% ही पास हुए उसमें से, है ना, 4% प्लस 2%। 3 मेजर कंसर्न थे, अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज, टेनेंसी रिफॉर्म्स एंड लैंड सीलिंग, लैंड टू द लैंडलेस। तो ये 3 मेजर रिफॉर्म्स पे वर्कआउट किया गया। अब जो चल रहा है दैट इज डिजिटाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स, लैंड एक्विजिशन, लैंड लीजिंग पॉलिसी एंड मेकिंग श्योर कि जो टाइटल्स हैं दे बिकम कंक्लूसिव टाइटल्स रादर देन प्रिजम्पटिव टाइटल्स। जिसकी जमीन है वो उसके लिए कंक्लूसिव रहे। उसमें फर्क क्या पड़ेगा? अभी हम ये मानते हैं कि इस जमीन पे ये वाला परिवार 10 साल से खेती कर रहा है तो इसी की होगी, दैट इज प्रिजम्पटिव टाइटल। सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट आने के बाद अब हम कहते हैं कि इसको कंक्लूसिव टाइटल में हम धीरे धीरे कन्वर्ट करेंगे। उसमें गवर्नमेंट ये मेक श्योर करेगा कि एक बार जिसको टाइटल दिया जा रहा है वो दिया जाएगा, उसकी लिस्ट जारी की जाएंगी। बेस्ड अपॉन दैट लिस्ट समबडी कैन गो एंड चैलेंज। अगर वो ठीक है लिस्ट तो फिर पीपल विल एग्री कि हाँ ठीक है ये बहुत बढ़िया हो गया, नाउ वी आर एग्रीड विद दैट। कोई भी इसके साथ रिलेटेड कोई इशू होगा किसी को जाके, तो इसके लिए अलग से ट्राइब्यूनल बनेगा, उसमें जाके कोई क्वेश्चन रेज कर सकता है कि मेरे रिकॉर्ड में ये जमीन है या नहीं है, either ways. So that is the job of the tribunal. Once it is settled, जो टाइटल बनेंगे उसमें फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की रहेगी, जिसके नाम पे जमीन है उसकी नहीं रहेगी। तो किसी को भी फिर केस लड़ना तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ लड़े। इट्स लाइक दिस। सो दैट इज द सेकेंड फेज ऑफ लैंड रिफॉर्म विच इज राइट नाउ ऑन गोइंग। तो जैसे हमारे आधार कार्ड है वैसे ही लैंड पार्सर के भी यूनिक आईडीज बन जाएंगे, भूमि कार्ड्स बन जाएंगे। सो इट्स गोइंग टू बी लाइक दिस। ग्रीन रेवोल्यूशन हमने पढ़ा, इट इज द पैकेज प्रोग्राम। इसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं वो याद रखने हैं, स्पेशली फर्टिलाइजर, सीड, पेस्टिसाइड, माइक्रो क्रेडिट, इरिगेशन, अशोर्ड इरिगेशन इनफैक्ट। तो ये इसके 5 बेसिक कंपोनेंट हैं। इसके अलावा मार्केटिंग, जो एग्रीकल्चर मार्केटिंग के साथ रिलेटेड है, या एग्रीकल्चर प्राइसिंग पॉलिसी है, या स्टोरेज है, ये भी इसके पार्ट है। ग्रीन रेवोल्यूशन में सब चीजों को इंक्लूड करके चलना है अगर वो एग्रीकल्चर के साथ रिलेटेड है। तो एक्सक्लूड तभी करना है अगर कुछ बहुत ही आउट ऑफ द बॉक्स लिखा हो, जैसे लिखें ऑर्गेनिक फार्मिंग, उसका तो बात ही अब होनी शुरू हुई है, बैक इन द डे तो नहीं था। ठीक है ना, और केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स हैं तो ऑर्गेनिक फार्मिंग कहाँ से आ गया? ऐसे लॉजिक लगा के उसको आप एलिमिनेट कर पाओगे। ठीक है, फिर एग्रीकल्चरल इनपुट्स का हमारा कंसर्न रहता है, जैसे कि नेचुरल इनपुट्स, फॉर एग्जांपल लैंड, वाटर, टेक्नोलॉजिकल सच एज सीड, फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड, एंड फाइनेंशियल सच एज क्रेडिट, इंश्योरेंस, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। तो इसको लेके हमने पूरा लेक्चर कल डिस्कस कर ही लिया था, जिन लोगों ने क्लास लगाई, नहीं लगाई यू कैन आस्क। देन एग्रीकल्चर मार्केटिंग, ये कोर टॉपिक है, इसको हम डील करेंगे। एक फूड सिक्योरिटी एंड मैनेजमेंट, ये कोर टॉपिक है। ये फेवरेट्स इन प्रीलिम्स ये दोनों है यूपीएससी के। हर बार जब वो क्वेश्चन पूछेगी ना कुछ इसमें से जरूर इंक्लूड करेगी। ओके, अब इनपुट्स को लेके थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जो डेटा है वो क्या है। सो इरिगेशन जो है, इट इज बेसिकली द आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर टू सॉइल और एग्रीकल्चरल फील्ड, उसको बोलते हैं इरिगेशन। 1961 में प्लानिंग कमीशन ने 3 तरह के इरिगेशन प्रोजेक्ट्स क्लासिफाई किए थे। पहले हैं मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स, जिनका कमांड एरिया मतलब कवरेज एरिया 10,000 हेक्टेयर से ज्यादा होता है। फिर है मीडियम, जो 2,000 से
10,000 के बीच में है, फिर माइनर जो लेस देन 2,000 के। तो प्रीलिम्स में ये रिक्वायर्ड है आपके लिए इन्फॉर्मेशन बेस्ड अपॉन दी कवरेज एरिया, किस तरह से मेजर, मीडियम या माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स की डिवीजन की जाती है, ठीक है। देन इरिगेशन डेटा। सो प्रेजेंटली irrigation includes network of minor canals from Indian rivers, groundwater, well-based systems, tanks, and other rainwater harvesting activities. Groundwater हमारे लिए अभी largest source of irrigation है 65% अगर pan India के level पे देखूं तो। Lowest area under irrigation is in Assam क्योंकि यहाँ पे बारिश बहुत होती है। आपको याद होगा जो हमारा बे ऑफ बंगाल ब्रांच ऑफ साउथ वेस्ट मानसून है, तो वो ट्रैप हो जाता है जहां जाके नॉर्थ ईस्ट हिल कॉम्प्लेक्स में, तो उसकी वजह से बारिश बहुत होती है। सो ड्यू टू दैट इट डज नॉट रिक्वायर मच, तो आर्टिफिशियल इरिगेशन नहीं करना पड़ता, नेचुरल मानसून डिपेंडेंस है। पंजाब इज 98.7%, सो हाईएस्ट पंजाब के अंदर इरिगेशन कवरेज, अब तो 100 के आसपास पहुंच गए। All India average is approximately 50%. That means 50% of India still depends upon rainfall. Presently, overall water availability is 60% from the surface and 40% from the groundwater. तो हमारा इस तरह से division है. Out of the extracted groundwater in India, 89% is used for agriculture. Within this, 60% is used by only two crops, that is sugarcane and rice. ये सबसे ज्यादा वाटर गजलिंग क्रॉप्स हैं, हमने पढ़ा था। 5,000 लीटर पर केजी रिक्वायरमेंट होता है राइस का और 3,000 लीटर पर केजी रिक्वायरमेंट होता है शुगर केन का। देन पंजाब का इरिगेशन डेटा तभी चाहिए जब पीसीएस का पेपर देना है, सो इसको अभी के लिए छोड़ देते हैं। Moving on. ये भी सारे जो करंट अफेयर्स हैं, दीज आर रिलेटेड टू पंजाब मोस्टली, क्योंकि इरिगेशन सबसे ज्यादा पंजाब में इशू है। पर जो इंडिया के इरिगेशन के साथ रिलेटेड करंट अफेयर्स हैं वो हम अभी बात करेंगे। यू हैव टू राइट देम डाउन। ओके, अभी लिखा दूं पहले? व्हाट से यू? यस सर। या पहले कंसेप्चुअल पूरा करना है? चलो ये सर भी पहले कंसेप्चुअल, सर कंसेप्चुअल पहले। मुझे साथ पता साथ था ये रिवाइज भी। हो रहा था सर, ये बाद में फिर हाँ पढ़ना नहीं पड़ता। हाँ ठीक है। देन देयर इज सीड। अब टेक्नोलॉजी के इनपुट से थोड़ा सा सीड का थोड़ा साइंटिफिक एस्पेक्ट देख लीजिए। सीड्स अलग अलग कैटेगरी के आते हैं। सबसे पहले होता है न्यूक्लियर सीड। इसमें कोई भी जेनेटिक मैनिपुलेशन नहीं है। इट इज 100% जेनेटिकली प्योर सीड विद फिजिकल प्योरिटी एंड प्रोड्यूस्ड बाय द ओरिजिनल ब्रीडर। इस सीड में कोई मैनिपुलेशन नहीं किया गया, जैसे था वैसे है, जैसे भगवान ने बना के भेजा फॉर एग्जाम्पल। ओके, सो ए पेडिग्री सर्टिफिकेट इज इशूड बाय द प्रोड्यूसिंग ब्रीडर। जिसने बनाया होता है वो इसके लिए एक सर्टिफिकेट जारी करता है कि हाँ ये ओरिजिनल सर्टिफिकेट, ओरिजिनल सीड है, इसमें कोई मैनिपुलेशन नहीं है। दिस इज द फर्स्ट। ओके, तो ये किसके द्वारा किया जाता है? इट्स आइदर बाय द स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और मे बी अ रिसर्च इंस्टीट्यूट लाइक इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। उसके बाद आता है ब्रीडर सीड। तो दिस इज द प्रोजीनी ऑफ द न्यूक्लियस सीड, जो बेसिकली न्यूक्लियस है, उसमें से नेक्स्ट जो जनरेशन निकल के आएगी दैट इज कॉल्ड ब्रीडर सीड। ओके, multiplied in larger area as per indent of the Department of Agriculture and Cooperation within the Ministry of Agriculture। तो उसके आगे मल्टीपल्स निकालते हैं और एरिया के हिसाब से अडेप्ट करते हैं। दिस इज ऑल्सो 100% फिजिकली एंड जेनेटिकली प्योर सीड फॉर प्रोडक्शन ऑफ द फाउंडेशन सीड। इसमें भी जेनेटिक मैनिपुलेशन नहीं करते, एज इट इज बस उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो न्यूक्लियर सीड मल्टीप्लाइड ऑन द रिक्वायरमेंट्स ऑफ एरिया, दैट बिकम्स द ब्रीडर सीड। नो जेनेटिक मैनिपुलेशन। ये भी 100% प्योर मटेरियल, ये भी 100% प्योर मटेरियल, कोई चेंजेस नहीं है, कोई जीन्स इधर से उधर कुछ नहीं किया गया। ठीक हो गया? नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट आता है फाउंडेशन सीड। तो न्यूक्लियर से ब्रीडर, ब्रीडर से फाउंडेशन। So this is the progeny of breeder seed produced by recognized seed producing agencies in public and private sector। अब वहां पे बोला था ना कि प्राइवेट सेक्टर सीड नहीं बनाता, ऐसा कुछ नहीं है। Under supervision of the seed certification agencies in such a way that the quality is maintained according to the prescribed field and seed standards. A white color certificate
is issued for foundation seed by certificate agencies. तो यहाँ पे तो था प्रोजीनी सर्टिफिकेट, ठीक है, ब्रीडर सीड के लिए ब्रीडर सर्टिफिकेट, यहाँ पे आता है वाइट सर्टिफिकेट फॉर फाउंडेशन सीड। अब इसमें क्या जेनेटिक मैनिपुलेशन की गई है? हाँ, ये दो ही होते हैं जो 100% जेनेटिकली प्योर आते हैं। उसके बाद थोड़ा बहुत फाउंडेशन सीड में आप एज पर रिक्वायरमेंट चेंजेस कर सकते हो, ठीक है, तो दैट इज डन। देन रजिस्टर्ड सीड, अब इसके नीचे जो निकलता है दैट इज रजिस्टर्ड सीड। सो इट इज द प्रोजेनी ऑफ द फाउंडेशन सीड that is so handled as to maintain its genetic identity and purity according to the standards specified for the particular crop being certified. Purple color certificate is issued for this category. Then there is certified seed. ये इससे भी नीचे जो आता है that is certified seed. So progeny of foundation seed produced by registered seed grower under supervision of seed certification agencies to maintain seed quality as per minimum seed certification standards, and this is the blue color certification. हर सीड जब भी आप खरीदोगे तो ये सारी सर्टिफिकेशन से आपको पता लगेगा कि वो कौन सा टाइप ऑफ सीड है। तो ये एटलीस्ट यहाँ पे ना वाइट, पर्पल और ब्लू तीन याद रख लेना, फाउंडेशन का वाइट, रजिस्टर्ड का पर्पल और सर्टिफाइड सीड का ब्लू। तो आपका क्वेश्चन हल हो जाएगा, चाहे कोई कैसे भी घुमा फिरा के पूछेंगे। इनमें 100% प्योरिटी नहीं है, मिनिमम स्टैंडर्ड्स ऑफ सीड प्योरिटी रखे जाते हैं एज पर रिक्वायरमेंट, ठीक है। ये है, एक आया था इंडिया में सीड विलेज कॉन्सेप्ट, यूपीएससी ने बैक इन द डे 2012 के प्रीलिम्स में पूछा था। सो दिस इज अ विलेज वेयर इन trained group of farmers are involved in production of seed for various crops and cater to the needs of themselves, fellow farmers and farmers of neighboring villages at an affordable cost. This is called as seed village concept. ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने शुरू किया था। तो इसमें क्या करेंगे, ऑर्गेनाइजिंग सीड प्रोडक्शन इन क्लस्टर और कॉम्पैक्ट एरिया, एक तो ये काम है। रिप्लेसिंग एग्जिस्टिंग लोकल वेराइटीज विद न्यू हाई यील्डिंग वेराइटीज, इसमें HYV सीड्स इंक्लूडेड है, ध्यान रखना है। इंक्रीजिंग द सीड प्रोडक्शन मीट लोकल डिमांड, जो बेसिकली टाइम का इशू है, सप्लाई डिमांड का इशू था, हमने पढ़ा क्वेश्चन के अंदर, तो वो इससे ठीक करने की कोशिश करते हैं। सेल्फ सफिशिएंसी एंड सेल्फ रिलायंस ऑफ द विलेज, इंक्रीजिंग द सीड रिप्लेसमेंट रेट, जिसके बारे में मैंने बताया कि 1/3 होना चाहिए। ओके, historically the seed industry in India has been governed by several legislative policy frameworks such as Seed Act 1966, उसके बाद रूल्स ऑर्डर्स टाइम टू टाइम आते रहे हैं। फिलहाल जो सीड बिल है वो 2004 वाला, ये पेंडिंग ही चल रहा है। एक नेशनल सीड पॉलिसी है 2002 से जो चल रही है। तो दो रेलेवेंट है हमारे लिए, तो अब याद रखना है, एक नेशनल सीड पॉलिसी और एक सीड एक्ट 1966। अभी भी हम चाहते हैं कि सीड्स को फर्दर रेगुलेट किया जाए, तो उसको लेके हमने पढ़ा कि 2022 में एक और आया था सीड रजिस्ट्रेशन, जिसमें मैंडेटरी है और ये सब, तो वो अभी भी चर्चा में है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। अभी सीड बिल 2019 इससे पहले आया, उसमें क्या देखिए, सो फॉर्मेशन ऑफ सीड कमिटी, सो इट ऑथराइजेस दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट टू रिकॉन्स्टिट्यूट द सेंट्रल सीड कमिटी based in New Delhi that will be responsible for effective implementation of the provisions. ये पहले डिसॉल्व कर दी गई, लेकिन अब दोबारा बनाने की बात हो रही है। दूसरा है रजिस्ट्रेशन ऑफ सीड वैरायटीज। तो ड्राफ्ट बिल प्रोविजन क्या है, ऑल वैरायटीज फॉर द सेल हैव टू बी रजिस्टर्ड। अगर कोई बेच रहा है तो वो रजिस्टर करना पड़ेगा, चाहे वो फार्मर ने बनाया चाहे किसी ने भी बनाया। उसके प्रिस्क्राइब्ड मिनिमम स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, और उसको एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के हिसाब से रजिस्ट्रेशन देनी पड़ेगी। रजिस्ट्रेशन इसके अधीन होते हैं, क्योंकि जो मेजर स्ट्रेस ये सीड्स क्रिएट कर सकती हैं दैट इज ऑन एनवायरमेंट ओनली, ठीक है। So this is to bring in greater accountability for the seed companies. इसके लिए कुछ exemptions दी गई। So exempt farmers from obtaining registration of varieties developed by them, अगर उनको खुद को यूज करना है, लेकिन अगर वो सेल कर रहे हैं, however if the farmer sells such seeds for monetary considerations then they need to be registered. खुद यूज करनी है सीड विलेज कॉन्सेप्ट के अधीन, कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर बेच रहे हो तो फिर रजिस्टर करानी पड़ेगी। It empowers the government to fix the price of selected varieties of seeds. तो ये भी जरूरी है ताकि unnecessarily pricing ना हो। So that is for seed. Now let's go to fertilizer. तो फर्टिलाइजर्स में एक न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम है। आपने पढ़ा कि यूरिया जो है,
तो यूरिया रिलेटेड पॉलिसी 2015 में नहीं आई थी और यूरिया के लिए एक फिक्स्ड प्राइस जो गवर्नमेंट करता है उसके बेसिस पे यूरिया बेचा जाता है। और एक चीज और है कि नीम कोटेड यूरिया ही होगा 100%। जो नॉन यूरिया फर्टिलाइजर्स हैं दैट इज फॉर डीओपी डीएपी सॉरी डायमोनियम फॉस्फेट एंड म्यूरेट ऑफ पोटाश एमओपी, इन दोनों के लिए न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम चलती है। ठीक है, तो दे आर ऑल्सो हैविंग ऑल काइंड ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसमें डीएपी में सिर्फ और सिर्फ आपको फॉस्फोरस मिलेगा, थोड़ा नाइट्रोजन भी होता है। लाइक 45% इज फॉस्फोरस, 18% इज नाइट्रोजन। सेम गोज फॉर म्यूरेट ऑफ पोटाश ऑल्सो। ओके, लेकिन यूरिया में सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन ही और कुछ नहीं। इसका तो प्राइस फिक्स्ड है, जो पर टन प्राइस है 5638 कुछ ऐसा प्राइस है, तो वो फिक्स्ड है। Now, NBS scheme for fertilizer was initiated in the year 2010. Government is mapping making available fertilizer, that is urea and 21 grades of PNK fertilizers to farmers at the subsidized rates through fertilizer manufacturers or importers. एक चीज और है, जितने भी यूरिया अब आएंगे उन सबका एक ही ब्रांड हो गया, भारत यूरिया। 2022 में वन नेशन वन फर्टिलाइजर कार्यक्रम प्राइम मिनिस्टर ने शुरू किया था। इसके तहत अब सारे यूरिया की ब्रांडिंग स्टैंडर्ड है भारत यूरिया। ये हमने कल पढ़ लिया था। फर्टिलाइजर सब्सिडी अकाउंट्स फॉर अ लार्ज फिस्कल डेफिसिट, सो इट्स अबाउट 1 lakh crore almost, so it is 0.5% of GDP and is the second highest subsidy after food. Okay, then there is something called a soil health card. अब बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर इनडिस्क्रिमिनेटली यूज होने की वजह से सॉइल हेल्थ खराब होती है। इसलिए गवर्नमेंट का फ्यूचर कंसर्न क्या है कि जो फर्टिलाइजर और सॉइल के न्यूट्रिएंट्स, इन दोनों में कुछ पैरिटी लाई जाए। अगर किसी सॉइल में एन नाइट्रोजन की मात्रा पहले से ठीक है, फॉस्फोरस भी ठीक है, सिर्फ पोटाशियम की कमी है, तो किसान का ना इस तरह से एक सॉइल हेल्थ कार्ड बने कि सिर्फ पोटाशियम के ऊपर उसको सब्सिडी मिलेगी, भाई इनके ऊपर कोई सब्सिडी नहीं मिलेगी, तुम्हारी सॉइल में ऑलरेडी है, मत ऐड करो। इस फ्रेमवर्क तक अभी हम पहुंचे नहीं है, ये हम पहुंचना चाहते हैं इन फ्यूचर। हम चाहते हैं कि फर्टिलाइजर सब्सिडी इससे लिंक हो जाए इन कमिंग टाइम्स। ठीक है, इस वजह से ये बनाया गया फ्रेमवर्क, लेकिन अभी ये जब तक कंप्लीट नहीं हो जाता, डेटा नहीं बन जाता, जागरूकता नहीं करते, तब तक नहीं करेंगे, एकदम से नहीं करेंगे। So soil health card scheme was launched on 19 Feb 2015. Under this, government plans to issue soil cards to farmers which carry crop-wise recommendation for nutrients and fertilizers required by individual farmer to help the farmer to improve productivity through judicious use of inputs. एक तो उसका खर्चा बचेगा, दूसरा ये है कि उसको पता लगेगा क्या यूज करने से मेरी पैदावार बढ़ेगी। It is promoted by Department of Agriculture Cooperation and within the Ministry of Agriculture and Farmer Welfare. अब इसमें क्या क्या डेटा आता है ये भी ध्यान से देखो। तो 12 अलग अलग पैरामीटर्स हैं जो टेस्ट किए जाते हैं। पीएच ऑफ द सॉइल, एसिडिटी बेसिसिटी कितना है, देन ईसी दैट इज द इलेक्ट्रोलाइट कंटेंट, ऑर्गेनिक कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, जिंक, बोरॉन, आयरन, मैंगनीज एंड कॉपर। तो इसमें से एनपीके ये तो है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, और एस सल्फर, जिंक, बोरॉन, आयरन, मैंगनीज और कॉपर ये है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। जैसे हमारे क्लोरोफिल के सॉरी हम बोलते हैं ना हीमोग्लोबिन इन ह्यूमन बीइंग, उसके अंदर आयरन होता है, उसी तरह से क्लोरोफिल में क्या होता है? व्हाट इज द मेन एलिमेंट इन क्लोरोफिल? हीमोग्लोबिन में आयरन है, क्लोरोफिल में क्या होता है? हेलो, बताओ भाई। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है। ठीक है, डोंट कंफ्यूज इट विद मैंगनीज। अगर यहाँ पे मैंगनीज लिखा है तो, और वो ट्रेस नहीं कर रहे क्योंकि मैग्नीशियम ऑटोमेटिकली नेचर में बथेरा है, उसको ऐड करने की जरूरत भी नहीं। ओके, सो दिस इज द थिंग। और फिर उसके बेसिस पे रिकमेंडेशन आते हैं किसान को कि इतना सल्फर ऐड कीजिए, जिंक, बोरॉन, आयरन, मैंगनीज, कॉपर, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को लेके, एंड देन ऑर्गेनिक मैन्योर, बायो फर्टिलाइजर, लाइम या जिप्सम कितना डालने वाला है वो देंगे। एक बार जब ये सॉइल हेल्थ कार्ड बन जाता है तो ये 3 साल तक वैलिड होता है, 3 ईयर वैलिडिटी।
अगले 3 साल तक तुम उस तरह से इसको यूज कर लो, जो भी तुम्हें रिकमेंडेशन बना के दी गई। 3 साल बाद दोबारा फिर इसको बनाना पड़ता है, सॉइल हेल्थ दोबारा चेक करनी चाहिए। अब ये वाले न्यूट्रिएंट्स जो हैं, इनकी लिस्ट याद रखनी है, कभी भी इस पे क्वेश्चन आ सकता है, अभी तक पूछा नहीं बट डेफिनेटली कभी भी आ सकता है। क्लियर हो गए? ओके, नेक्स्ट एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग क्या है? सबसे पहला कंपोनेंट तो है ऑर्गेनाइज्ड एग्रीकल्चरल मार्केट्स। तो उसके लिए हर स्टेट गवर्नमेंट अपने यहाँ पे एक एपीएमसी एक्ट पास करता है और उसके अधीन अनाज मंडियां बनाई जाती हैं। ठीक है, आजकल इसको थोड़ा सा और ऑर्गेनाइज कर रहे हैं हम। 2016 में इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट बनाया गया था। जैसे अमेजोन है, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, वैसे ही ये है। इसमें क्या किया जाता है कि अलग अलग एपीएमसी मंडीज को जोड़ देता है, ताकि फिर सारी मंडियों के प्राइसेस पता चल सके और ऑनलाइन आप सेल परचेज कर सको। तो इट इज फॉर दैट। अभी हमने काफी मंडियां इसमें जोड़ दी। ठीक है, देन कितना मंडियां जोड़ दी हैं वो इकोनॉमिक सर्वे में डेटा आ जाएगा अपडेटेड। देन सेकेंड थिंग, यूज ऑफ स्टैंडर्ड वेट्स एंड मेजर्स। तो 1958 में हमने एक मेट्रिक सिस्टम लागू कर दिया था, तब से वही चल रहा है। तीसरा है गोडाउन्स एंड स्टोरेज फैसिलिटीज। तो किसान स्ट्रेस सेलिंग ना करे। फर्ज कीजिए अपनी फसल की कटाई होने के बाद इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर द फार्मर टू देन कैरी दैट ह्यूज अमाउंट ऑफ ग्रेन एंड गो बैक होम। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होती है अगर उसको सही प्राइसेस ना रियलाइज हो तो फॉर दैट पर्पस वी नीड टू हैव गोडाउन्स एंड स्टोरेज फैसिलिटी टू अवॉइड स्ट्रेस सेलिंग। एंड इन दैट केस there are Central Warehousing Corporation, State Warehousing Corporation and Food Corporation of India. इन तीनों के द्वारा स्टोरेज फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर भी अपने स्टोरेज फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सकता है। उनके साथ सरकार उनको रेंट पे लेती है, प्राइवेट गोडाउन्स को यही लेते हैं। एसडब्ल्यूसी या एफसीआई वाले उन गोडाउन्स को किराए पे ले लेते हैं और यूज करते हैं। ठीक है, देन फोर्थ इज डिसेमिनेशन ऑफ मार्केट इंफॉर्मेशन। तो ये सारे जो मंडियों के भाव हैं, ई नैम से भी पहले एक एग मार्क नेट क्रिएट किया गया था, एग्रीकल्चर मार्केटिंग नेटवर्क, एग मार्क नेट। ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है और ये सारे जो भी इंफॉर्मेशन है मार्केट के साथ रिलेटेड की किस में कितनी मंडी फीस लग रही है, कितनी फसल वहां पहुंच गई, कितनी सरकार ने खरीद ली, सब कुछ एग मार्क नेट पे अवेलेबल होता है। ठीक है, देन फिफ्थ इज स्टैंडर्डाइजेशन एंड सर्टिफिकेशन। So this is done by Central Quality Control Lab at Nagpur. आपकी फसल किस तरह की है, किस तरह के मॉइस्चर लेवल उसमें होना चाहिए जब खरीदेंगे, तो क्वालिटी ऑफ ग्रीन क्या है, वो सारे स्टैंडर्ड्स सेंट्रल क्वालिटी कंट्रोल लैब है नागपुर के अंदर, वो इशू करता है सारी अनाज मंडी पे, और वो एक जैसे यूज होते हैं पैन इंडिया। देन डायरेक्टोरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन। इसका काम होता है अनाज मंडी में ये देखना कि क्या सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, एज पर द लॉ है या नहीं, या कोई जो इंटरमीडियरीज हैं किसानों को परेशान तो नहीं कर रहे, कोई अनफेयर मार्केटिंग प्रैक्टिसेस तो नहीं चल रही, वो सब ध्यान रखना इनका मामला है। फिर सेवेंथ है एग्रीकल्चर प्राइसिंग पॉलिसी। एग्रीकल्चर प्राइसिंग पॉलिसी में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिकमेंडेशंस लेता है कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस से। अलग अलग चीजों के लिए 23 ऐसे क्रॉप्स हैं जिन पे एमएसपी आता है, रिकमेंडेशंस फॉर एमएसपी आता है, और उन रिकमेंडेशंस को फिर कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स अप्रूव करता है। ठीक है, so now the ENAM 2016. So this is basically the National Agriculture Market. It's a pan-India electronic trading portal and which networks the existing APMC mandis to create a unified national market for agricultural commodities. Now the Small Farmer Agribusiness Consortium, SFAC, is the lead agency for implementing ENAM under the aegis of Ministry of Agriculture and Farmer Welfare. तो प्रीलिम्स में ये पूछ सकते हैं कि इसको इम्प्लीमेंट करने वाली एजेंसी कौन है, दैट इज SFAC. The central government recognized the potential of ENAM in overcoming the hurdles of lockdown 2020 में COVID-19. So it introduced some new features in April 2020. तो ENAM के अंदर कुछ चीजें जोड़ी गई. So a trading module allowing farmer producer organizations, जैसे NGOs है ना, तो ये फार्मर इकट्ठे हो जाते हैं, उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन, अब ये डायरेक्ट सेलिंग करेंगे बिना किसी इंटरमीडिएट, to trade produce directly
from the collection centers without bringing it to mandis. A warehouse based trading model and a logistics model. Logistic model में क्या है कि जो ट्रक है ना उनको जोड़ दिया गया एग्रीगेटर्स के साथ कि उनको अगर अनाज एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है तो वो आसानी से डालेगा, वो बुक वहीं से कर लेंगे ट्रक अपना ऑनलाइन मॉडल से। ई-नैम के अंदर ये सारी सुविधाएं दे दी। सो ये तीन चीजें नई जोड़ी गई 2020 में, पेपर में अभी तक नहीं पूछी गई। On 1st May 2020, the Agriculture Ministry has launched the integration of 200 e-NAM mandis from 7 states, including one new state of Karnataka being added on e-NAM. अभी करीब करीब 1000 के आसपास तो पहले हो गई थी, नई कितनी ऐड हुई है इनका डेटा इकोनॉमिक सर्वे में आज शाम तक आ जाएगा। ठीक है, ओके नेक्स्ट। मॉडल एपीएमसी एक्ट, ये 2017 में लॉन्च हुआ था, दैट इज फॉर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड लाइवस्टॉक मार्केटिंग एक्ट 2017। बेसिकली कोई भी ऐसा मॉडल जब मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर या नीति आयोग या कोई भी दे रहा है, पहले तो यही याद रखना होता है कि मॉडल दिया किसने, प्रीलिम्स के एंगल से। इनका फैक्ट ये है कि इसके हिसाब से फिर स्टेट गवर्नमेंट्स अपने अपने लॉज बना सकते हैं। जैसे स्टेट गवर्नमेंट के एपीएमसी एक्ट्स 1950s में आए थे, उनके अंदर कुछ नई चीजें डालनी है तो इसके बेसिस पे डाल सकते हैं। ठीक है, दूसरा कंसर्न प्रीलिम्स में चाहिए कि इसका फोकस एरिया क्या है। तो अबॉलिशन ऑफ फ्रैगमेंटेड मार्केट्स, रिस्ट्रिक्शन फ्री ट्रेड, डिसइंटरमीडिएशन, जो बिचौलिए हैं उनकी बजाय फार्मर और कंज्यूमर को डायरेक्ट कनेक्ट किया जाए। बेसिकली क्या होता है ना, आजकल जैसे आप कैरेट्स हैं सर्दी में आ रही हैं, तो किसान तो 5 रुपए पर केजी के हिसाब से कैरेट्स जो है मंडी में छोड़ाता है, मैक्सिमम है ये उसके लिए 5 रुपए, वैसे तो 2-3 रुपए भी चल जाता है। ठीक है, और कंज्यूमर खरीदता है 30 रुपए पर केजी, 20-30 रुपए, इससे कम रेट नहीं है। बीच का जो सारा मार्जिन है 25 रुपीज के आसपास का, वो इंटरमीडियरीज के पास रह जाता है। इसमें लॉजिस्टिक्स भी हैं, इसमें ठेकेदार भी हैं, इसमें आड़तीय भी हैं, अलग अलग तरह के इंटरमीडियरीज। तो ये कोशिश की जा रही है कि ये जो कंज्यूमर जितना पे कर रहा है इस बंदे के साथ डायरेक्ट कनेक्शन हो जाए, ताकि किसान की इनकम बढ़े, कम से कम ये इसको 20 रुपए में तो बेच पाए। तो ये हेल्प की जा रही है, दिस इंटरमीडिएशन। देन डायरेक्ट सेलिंग बाय फार्मर, लिबरलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, ये सब इसके फोकस एरियाज थे। अब इस डायरेक्शन में हम चल रहे हैं, क्यों? उसके दो कारण है। किसान इसको अलग तरीके से देखते हैं। किसान इसको देखते हैं कि भाई ठीक है, फल सब्जियों तक तो मात्रा फिर भी ठीक है क्योंकि हम उतनी मात्रा में नहीं उगाते, लेकिन जब वीट की बात होती है तो मैं इतनी वीट जमा करके कहाँ रखूंगा जब तक बिक नहीं जाती, राइस इतनी कहाँ जमा करके रखूंगा जब तक बिक नहीं जाती, ये एक मेजर इशू है। और अगर मैं इसको वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन में या CWC, SCWC जहां पे भी जमा कराऊंगा, उसका मुझे रेंट पड़ेगा, उसमें तुम क्या करोगे? फिर मैं मार्केट से इतना वेल वर्स नहीं हूँ, मुझे नहीं बेचनी आती, व्हाट टू डू? बहुत सारे किसान ऐसे भी हैं। तो अगर तो सरकार खरीद रही है MSP पे तो आई एम कंफर्टेबल, या मेरे से कोई आके ले जाए विच इज गुड, MSP से ऊपर का प्राइस मिल जाए, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये दो सिचुएशंस मेरे लिए ठीक है। लेकिन इसके बियॉन्ड अगर मुझे कहो कि डायरेक्ट सेलिंग करनी है इन चीजों की, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट। तभी इंडिया में हम बोलते हैं एग्रीकल्चर प्राइसिंग पॉलिसी की रेलेवेंसी क्यों है। उसकी रेलेवेंस इस वजह से है क्योंकि फार्मर भी वल्नरेबल है और कंज्यूमर भी वल्नरेबल है। या तो फार्मर के पास कैपेबिलिटी हो, यार मैं तो वीट एक्सपोर्ट करूंगा यूक्रेन को डायरेक्ट, मुझे सरकार से कुछ लेना देना नहीं है, मेरा तो यहाँ से जाएगी शिप और सीधा यूक्रेन लेके जाएगी और मैं यूरोपियन मार्केट में सेल करूंगा। अगर तो फार्मर में वो कैपेबिलिटी हो फिर तो मजेदार है। इंडिया में सोचो एक्सपोर्ट्स कितने होंगे और रेवेन्यू कितनी जनरेट होगी, लेकिन नहीं है। इस वजह से ये पहले एग्रीगेटर्स उठाते हैं, एग्रीगेटर्स आगे चीजें को एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है, जब थोड़ी सी कोशिश की थी तो किसान डर गए, इनफैक्ट उनको लगा कि नहीं यार ये MSP का माहौल अगर बिगड़ गया, सरकार ने खरीदना बंद कर दिया और प्राइवेट सेक्टर को एक बार बेचना शुरू कर दिया, तो आगे से सरकार तो पल्ला झाड़ लेगी क्योंकि मुझे तो नहीं खरीदना, अब तुम इन्हीं को बेचो। इसी चक्कर में तो पूरा फार्म आंदोलन, जो फार्मर आंदोलन हुआ, वो इसी चक्कर में ही हुआ कि MSP बंद नहीं होना चाहिए। और 3 ही स्टेट्स मेजर थे उसको करने वाले, दैट इज पंजाब, हरियाणा एंड यूपी। उसका कारण है कि MSP इन 3 स्टेट्स में ही ढंग से चलता है और किसी में चलता भी नहीं। सो अब इस एक्ट की जो डायरेक्शंस हैं वो दे रखी हैं। बेसिक सी चीज जो याद रखनी है पेपर के लिए वो ये कि जो मंडी फीस होती है उसकी स्टैंडर्डाइजेशन की जाएगी, 1।
फिर एक सिंगल लाइसेंस के बेसिस पे कोई भी इंटरमीडियरी कहीं भी किसी भी अनाज मंडी के अंदर जाके ऑपरेट कर सकता है। फार्मर थ्रू आउट द स्टेट किसी भी अनाज मंडी में जाके अपना सामान बेच सकता है, राशन बेच सकता है। जरूरी नहीं कि वो अपने पास वाली मंडी में ही जाए, पहले ऐसा रिस्ट्रिक्शन है पुराने एक्ट्स में। फिर मंडी फीस भी रेगुलेट होनी चाहिए, मैक्सिमाइज्ड एक मंडी फीस चार्ज होनी चाहिए, जैसे 1% फॉर फूड ग्रेन, 2% फॉर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, उससे ज्यादा नहीं। तो अभी लेकिन जैसे पंजाब में 3% के आसपास है, कुछ चीजों पे 5% है, हरियाणा में ज्यादा है, तो ये कम होनी जरूरत है मंडी फीस। सो दीज आर दी एस्पेक्ट्स। मंडी फीस से पंजाब में करीब करीब 4500 करोड़ रुपीस पंजाब गवर्नमेंट की रेवेन्यू सिर्फ मंडी फीस है। और जो आने वाला सिस्टम था फार्म लॉस के अंदर, उसके अंदर ये वाला रेवेन्यू भी खत्म हो जाना था। और जो आड़तियों की इनकम है, जो मंडी में बैठ के कमा रहे हैं पंजाब की मंडियों में, वो करीब 4000 करोड़ रुपए है। तो अब आप मान के चलो कि 9500 करोड़ रुपए का एनुअल का बिजनेस है ये, जो 3 फार्म लॉज अगर इंप्लीमेंट हो जाते तो बंद हो जाता। और किसानों को पूरे 1-1.5 साल जो धरने पे बिठाए रखा, उसकी कितनी कॉस्ट आई होगी? 9500 करोड़ तो नहीं आई होगी, 100 करोड़ भी नहीं आई होगी। चाहे उनको 5 स्टार फैसिलिटीज दे दो वहां पे, तो भी नहीं आई होगी। मान रहे हो बात? हाँ जी, दिस वाज द Yes. सिचुएशन। और अब किसानों ने क्या, बेसिकली अब लॉज रद्द हो गए, क्या उसमें किसानों का कोई फायदा हुआ? वो तो अब भी धरने में बैठे, कल ही बैठ के रखते हैं, 3 घंटे रेल जाम हुई है पंजाब में। Anyhow, so within this, these are the 3 things you should remember. With single license, the person can intermediate in any of the mandis in the state. The farmer can sell throughout the state. कोई एक मंडी के साथ रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। तीसरा, द मंडी फी नीड्स टू बी रेगुलेटेड, 1% फूड ग्रेन, 2% फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। बस ये 3 चीजें इसमें याद रखनी, ठीक है? देन ये जो पुराने लॉज आए थे और रद्द हो गए, ये उनके बारे में। सो फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स ऑर्डिनेंस 2020, तो बाद में ये एक्ट भी बन गया था, पहले ऑर्डिनेंस आया। सो देयर आर रिस्ट्रिक्शंस फॉर फार्मर्स इन सेलिंग एग्रीकल्चर प्रोड्यूस आउटसाइड द नोटिफाइड एपीएमसी। अपने साथ वाले में ही जाके दे सकते हैं अभी भी अनाज, क्योंकि वो जो मॉडल एपीएमसी एक्ट है वो मॉडल है, हर स्टेट ने इंप्लीमेंट नहीं किया। तो अभी भी ये रिस्ट्रिक्शन है कि अपनी पास वाली मंडी में जाके बेचो। Farmers are also restricted to sell produce only to registered licensees of the state government. तो वही खरीद सकते हैं जो वहां पे बैठे हैं अनाज मंडियों के अंदर लाइसेंस लेके। Further, barriers exist in free flow of agricultural produce between various states owing to prevalence of various APMC legislations enacted by state governments. पंजाब में लेट्स से अब कोई बंदा मलोट में बैठ के अपना अनाज बेचना चाहता है मलोट मंडी में, उसको मलोट मंडी में रेट कम मिल रहा है और डब्बवाली में रेट ज्यादा मिल रहा है। मलोट और डबवाली के बीच में डिस्टेंस 30 किलोमीटर का है, ठीक है? और अगर वो बीच के किसी गांव में से है, जैसे कुछ गांव बीच में भी आते हैं, जो अगर मैं बादल की बात करूं जहां से पंजाब के पहले के सीएम रहे हैं, तो बादल से डबवाली तो और भी नजदीक है, 20 किलोमीटर। अब सोचो, बादल से जो मंडी है अनाज मंडी मलोट वाली, वो 15 किलोमीटर है और डबवाली वाली 20 किलोमीटर है। उस बंदे को एक तरफ रेट कम मिल रहा है, दूसरी तरफ ज्यादा मिल रहा है, लेकिन एपीएमसी एक्ट जो पंजाब का है वो उसको अलाउ नहीं करता कि तुम हरियाणा में जाके अपनी फसल बेचाओ। हरियाणा में आता है डबवाली। डबवाली इज हाफ डिवाइडेड टाउन, उसके रेलवे लाइन के एक तरफ हरियाणा है, रेलवे लाइन के दूसरी तरफ पंजाब है। इट इज लाइक दिस। डबवाली मैं इसलिए एग्जांपल दे रहा हूँ क्योंकि शायद बहुत सारे बच्चों ने अच्छी अच्छी जीप्स देखी होंगी मॉडिफाइड, वो वहां पे बनते हैं। ओके, नाउ बेनिफिट्स ऑफ द ऑर्डिनेंस, अगर ये हो जाता तो क्या बेनिफिट होते? फ्रीडम ऑफ चॉइस ऑफ सेल एंड परचेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, कहीं पे भी जाके बेचिए और कोई भी खरीद सकता है। बैरियर फ्री इंटर स्टेट एंड इंट्रा स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स, किसी भी स्टेट में जाके बेचो। इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग इन ट्रांजैक्शन प्लेटफॉर्म, जैसे इतने सारे एप्स बाकी चीजें बेचने के लिए हैं, वैसे ही इनके लिए भी बन जाते हैं। सेपरेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म फॉर द फार्मर्स, इस चीज से वो परेशान थे कि भाई हम कोर्ट क्यों नहीं जा सकते। कोर्ट में जाके आज तक किसका भला हुआ है? 20-20 साल तो केस लटकते रहते हैं।
सोच के देखा जाए तो, है ना। तो इनके लिए सेपरेट ट्राइब्यूनल्स बनाए जाने थे अंडर एसडीएम, अंडर डीसी, उनको वर्कआउट करना था। रेवेन्यू ट्राइब्यूनल्स में ये सेटलमेंट्स होनी थी, या फिर स्पेशल एपलेट ट्राइब्यूनल बनना था, उसमें भी जुडिशियल मेंबर्स ही बैठते हैं। तो खैर, देन it will open more choices for farmers, reduce marketing cost and help them get better prices. जब कोई भी चीज कॉम्पिटिटिवली, अभी क्या है ना, बायर्स जो हैं वो लिमिटेड हैं। क्यों लिमिटेड है? वही खरीद सकते हैं, एक पर्टिकुलर एपीएमसी के अंदर जाके बेचना पड़ेगा, पहली बात। दूसरा, उस एपीएमसी के अंदर भी जिनको लाइसेंस मिल रखा है वही खरीद रखें, और कोई नहीं है। तो ये अपनी मर्जी से खरीदेंगे, इट इज अ बायर्स मार्केट। प्रोड्यूसर्स बहुत सारे हैं, उनका बल्क में अनाज आता है, और किसान ना वेट करते रहते हैं बैठ के 5-5, 10-10 दिन, कई बार बारिश हो जाती है बीच में, अपना अनाज बेचने के लिए। ये रियलिटी है हर मंडी की, पंजाब में भी, हरियाणा में भी, हर जगह होता है, ठीक है। क्योंकि फसल उठ ही नहीं पाती, उनमें से भी जिन किसानों की पॉलिटिकल अच्छी जान पहचान है, उनकी फसल सबसे पहले उठेगी, फिर बेचारे दूसरे वेट करते रहेंगे। ये होता है मंडियों में एक्चुअल में। सो इट इज अ बायर्स मार्केट राइट नाउ, इट्स नॉट अ सेलर्स मार्केट। सपोजिंग नाउ वी मेक दिस एज एन इनफाइनाइट साइज, कोई लिमिट नहीं है, तो देन इट बिकम्स अ सेलर्स मार्केट। तुम चाहे इसमें बेचो, चाहे जिससे एपीएमसी में बेचना चाहते हो बेचो, नहीं भी बेचना चाहते एपीएमसी में, प्राइवेट ट्रेडर कोई तुम्हारे घर आके लेके जा रहा है, बेच दो उसको। बिहार में है ही नहीं एपीएमसी, बिहार में एमएसपी भी नहीं है। प्राइवेट ट्रेडर्स मंडी में जाते ही नहीं, वो जाके किसान के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, भाई तेरी फसल हम तेरे खेत से उठा लेंगे, तू बता कितने में देनी है। इट्स लाइक दिस। फार्मर का लॉजिस्टिक्स कॉस्ट भी बच गया, और जो उसको पैसे मिलने हैं वो डायरेक्ट उसी टाइम पे मिल जाएंगे। बेचना तो उसको अपने हिसाब से। इसी चीज से डर गए फार्मर, सोचो, और वो भी पंजाब हरियाणा के फार्मर डर गए कि हमारी बार्गेनिंग स्ट्रेंथ नहीं होगी प्राइवेट सेक्टर के साथ, मल्टीनेशनल कंपनीज हमें उतना देंगे ही नहीं। गवर्नमेंट कह रही है तुम फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बना के कर लो, क्या प्रॉब्लम है उसमें? 10 किसान मिलकर बार्गेनिंग कर लो कि हम तो इतने की बेचेंगे जी, प्राइवेट सेक्टर वाले को किसी को लेनी है ले जाए, नहीं लेनी है ना ले जाए। प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम ये है कि जब गवर्नमेंट खरीदती है तो गवर्नमेंट की एक पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है खरीदना। मार्केट में जितने भी ट्रेडर हैं उनकी पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं है खरीदना। तो सपोज सर किसान भी अड़ जाए और ट्रेडर भी अड़ जाए तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है सर उसको बेचने में। हाँ जी, हाँ जी, प्लीज। सर अपने पंजाब च मोगा कोले अडानी का ना सिलवा, वहां पर डायरेक्ट बेचते हैं कणक वगैरह, हाँ हमारे बेचते हैं। जितने भी नेड़े के फार्मर है। हाँ बिल्कुल बेचते हैं, और महंगी बिकती है। हाँ जी हाँ जी, नाले फिर भी किसान यूनियन वाले उन्होंने रोकते हैं भी ना बेचो। हाँ, क्योंकि तो वो पॉलिटिकल है ना। मैं बता रहा हूँ कि जैसे जो आड़तीए हैं उनको हर साल 4500 करोड़ रुपए की आमदन है पंजाब में। पंजाब गवर्नमेंट को 4500 करोड़ की मंडी फीस बनती है। ना तो गवर्नमेंट का फायदा है इसमें, ना आड़तियों का फायदा है। अगर ये वाला सिस्टम चल पड़ा तो ये 9000 करोड़ रुपए का जो पॉलिटिकल क्लाउट है ना इनका, ये खत्म हो जाएगा हर साल का, अगर ये प्राइवेट वाला सिस्टम टेकअप करके आता। बस बात इतनी सी थी और कुछ नहीं था। डर सिर्फ ये बिठाया गया जो किसानों को इन्होंने सेल किया, वो ये किया कि सरकार तो तुमसे एमएसपी पे खरीदेगी नहीं। उसके बाद सरकार ने ऐसा कुछ नहीं कहा कि हम नहीं खरीदेंगे। रिटर्न में कभी नहीं दे सकती गवर्नमेंट, क्योंकि ये डब्ल्यूटीओ के अधीन भी एमएसपी जो आता है वो ऑरेंज बॉक्स सब्सिडी में आता है। अभी पढ़ेंगे, मतलब अलाउड नहीं है, हम धक्के से दे रहे हैं, अड़ के बैठे हुए हैं हम कि हम तो ऐसे ही चलेंगे जी, तुम रोक के दिखाओ टाइप्स। अब ये कितनी देर तक चला लेंगे? इंटरनेशनली तो जो चीज डब्ल्यूटीओ में नहीं अलाउड वो नहीं अलाउड। हमने डब्ल्यूटीओ में, इंडिया ने स्टेलमेट क्रिएट किया हुआ है कि फूड सब्सिडीज चलाने के लिए इंडिया में गरीब जनता बहुत है, इस वजह से हमें ये जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसको मेंटेन करने के लिए एमएसपी देना पड़ेगा। हालांकि ये ऑरेंज बॉक्स सब्सिडीज में आता है। इट इज लाइक अ डायरेक्ट सब्सिडी प्रोवाइडेड ऑन द आउटपुट टू द फार्मर। आउटपुट बेस्ड सब्सिडीज देना अपने आप में ट्रेड को डिस्टॉर्ट करना होता है, इंटरनेशनल ट्रेड को। वो अलाउड नहीं है डब्ल्यूटीओ के रूल्स के अंदर, हमने धक्के से दे रखा है। हर बार इस चीज पे अटकते हैं हम डब्ल्यूटीओ में, ठीक है।
और ये गवर्नमेंट इसलिए लिखित में नहीं दे सकती कि ये लॉ है, हम तो हमेशा देंगे, कभी नहीं दे सकते। तो लेकिन क्या होता है ना, व्हेन इट इज लाइक अ वेव, एवरीबॉडी इज इन वन डायरेक्शन, यू कैन नॉट स्पीक एनीथिंग एल्स, एवरीबॉडी हैज टू गो इन दैट डायरेक्शन ओनली। तो बैंक पॉलिटिक्स भी तो कोई चीज है। So it will supplement existing MSP procurement system. Both will help provide stable income to the farmers. ऑर्डिनेंस में, एक्ट में ये लिखा गया था कि एमएसपी सिस्टम चलता रहेगा और ये उसका एक एड ऑन होगा, आपकी मर्जी जहां पे भी जाके बेच लो। अगर तुम्हें उससे ज्यादा इनकम मिल रही है तुम वहां से बेचो, और अगर ये चल रहा तो ये चल रहा है। गवर्नमेंट ने सिर्फ ये पॉइंट पे मना किया था कि मैं एमएसपी लिखित में नहीं दे सकते जी कि ये हमेशा चलेगा, क्योंकि हम इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन से भी हैं, ठीक है। और एक उन्होंने ये मुद्दा उठाया सेपरेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की, इसको आप कोर्ट में हमें क्यों नहीं अलाउ कर रहे, आप हमें इसमें क्यों अलाउ कर रहे हो। तो इसको अमेंड किया जा सकता था, कोई बड़ी बात नहीं थी, कोर्ट में चले जाओ भाई क्या बात है ऐसे। लेकिन अमेंडमेंट के तो उस पर आए ही नहीं, बोले हटाओ इसको। क्यों हटाओ इसको, ये था कारण। ये तो सिर्फ पंजाब का सिचुएशन बताया, हरियाणा और यूपी का भी मिला लो तो ये मामला करीब करीब 30,000 करोड़ रुपए के आसपास की कॉमर्स है, हर स्टेट में अलग अलग हो जाएगी। ऐसे ही दूसरा एक और भी है, एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज ऑर्डिनेंस। इसमें क्या था कि फार्मर्स जो हैं वो प्रोसेसर्स, एग्रीगेटर्स, होलसेलर के साथ डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं और उन कॉन्ट्रैक्ट के अधीन अपनी जो सीधी फसल जो है वो इनको बेचें। जैसे इन्होंने बताया अभी कि अडानी को बेच रहे हैं फॉर एग्जांपल, ही इज एन एग्रीगेटर। इससे एलिमिनेशन ऑफ इंटरमीडियरी टेक्स प्लेस। तो इंटरमीडियरी कौन है, आड़ती, खत्म हो जाएंगे, प्राइस सारा फार्मर को मिलेगा, आड़ती बोले मुझे क्या मिल रहा है अभी बीच में। Then it contains maximum mechanisms which would transfer the risk of market unpredictability from the farmer to the sponsor. अब स्पॉन्सर जिसने कहा कि मुझे भाई ये वाली फसल चाहिए तुमसे, इतने रुपए में मैं खरीदूंगा, सारा रिस्क उसका है, क्योंकि जैसी भी फसल है उसको खरीदनी पड़ेगी, चाहे खराब हो जाए चाहे जैसी भी। तुमने कहा इस तरह से उगा दो, मैंने उगा दी, अब ये पकड़ो। तो इसमें उसका कोई रिस्क नहीं था फार्मर का, अगेन। ठीक है। तीसरा एक जो आया था दैट वाज एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, जिसमें स्टॉक लिमिट हटा दी गई थी कि कोई भी प्राइवेट एग्रीगेटर कितना भी स्टॉक मेंटेन कर सकता है। तो उसमें ये कंसर्न दिया गया कि भाई इससे इन्फ्लेशन बहुत बढ़ जाएगी। आज कौन सा ये इन्फ्लेशन इकट्ठी नहीं कर सकते, सरकार से भी तो यही खरीदते हैं। अभी सरकार ने अपनी ले ऑफ कर कहते हैं, जो पुराना स्टॉक इकट्ठा हो जाता है फिर उसको बेचते हैं, तो स्टॉक को खरीदता कौन है, यही एग्रीगेटर्स ही खरीदते हैं, सस्ता खरीदते हैं सब वो। मार्केट में से तो महंगा मिलेगा, किसान को भी 4 पैसे ज्यादा बनते। अब ये क्या करेंगे, पहले सरकार महंगा खरीदेगी फिर इनको सस्ता बेचेगी, taxpayers money getting destroyed, that's the thing. Anyhow, now the agriculture pricing policy. एग्रीकल्चर प्राइसिंग पॉलिसी में 3 तरह के प्राइजेस फिक्स किए जाते हैं, एमएसपी, प्रोक्योरमेंट प्राइस और इशू प्राइस। एमएसपी बोलते हैं एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस को, जो सोइंग के टाइम पे फार्मर को अनाउंस कर देती है गवर्नमेंट कि भाई तुम्हें इतना मिलेगा एट द टाइम ऑफ हार्वेस्ट। एक प्रॉमिस है एक तरह से, ठीक है। सोइंग के टाइम पे एक प्रॉमिस हो गया। इससे होगा क्या, फार्मर को एक विजन मिल जाएगा कि मुझे कौन सी फसलें उगानी चाहिए, ऑन द बेसिस ऑफ विच आई विल बी एबल टू गेट मोर मनी इन फ्यूचर। वो एक आइडिया उसको हो जाता है। इसके बाद आता है प्रोक्योरमेंट प्राइस। अब जब फसल खरीदने की बारी आती है, वो आती है हार्वेस्ट के टाइम पे, अब सरकार को खरीदनी है। प्रोक्योरमेंट प्राइस में लॉजिक क्या यूज होता है, अगर तो इस टाइम पे मार्केट प्राइस प्राइवेट सेक्टर के साथ, मतलब अगर वो एमएसपी से ज्यादा हो, इफ दिस इज द सिचुएशन, देन द गवर्नमेंट विल अनाउंस अ बोनस। गवर्नमेंट एक बोनस अनाउंस करेगा, तो देयरफॉर द प्रोक्योरमेंट प्राइस बिकम्स एमएसपी प्लस बोनस, एमएसपी प्लस बोनस, तो दैट बिकम्स योर प्रोक्योरमेंट प्राइस। आमतौर पे थोड़ा बहुत बोनस अनाउंस कर ही देते हैं, एवरीथिंग।
दैट बिकम्स द प्रोक्योरमेंट प्राइस। हो सकता है ये इक्वली हो या हो सकता है कम भी हो, मार्केट प्राइस कम भी हो, तो उस केस में एमएसपी तो मिलेगा ही मिलेगा। बट इन दिस सिचुएशन अगर वो ज्यादा हो तो फिर बोनस मिलता है। देन इसके बाद नेक्स्ट है इशू प्राइस। इशू प्राइस इज बेसिकली इन द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, कि सरकारी राशन की दुकान से आपको वो कितने में मिलेगा। दिस इज फॉर द like the selling price by government in fair price shops, at the fair price shops जो पीडीएस के अंदर चलते हैं। इसमें जो कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस है, इसने 23 अलग अलग क्रॉप्स के ऊपर जो एपीएमसी एक्ट में कवर्ड हैं उसके ऊपर रिकमेंडेशंस देंगे। कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स इसके ऊपर फाइनल डिसीजन लेता है कि हाँ ये ठीक है या नहीं ठीक है। फिर डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कोऑपरेटिव्स इसको इंप्लीमेंट करता है, इस डिसीजन को, इन द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। इसके बाद जब ये सारी खरीदने का जो व्यवस्था है उसकी जिम्मेदारी है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की, नैफेड की और ट्राइफेड की। ये 3 प्रोक्योरमेंट एजेंसीज हैं मेजर। एफसीआई फूड ग्रेन प्रोक्योर करता है, ठीक है। नैफेड का काम है हॉर्टिकल्चरल प्रोडक्ट्स को प्रोक्योर करना। ट्राइफेड का काम है ट्राइबल प्रोडक्ट्स को प्रोक्योर करना। ये प्रोक्योरमेंट एजेंसीज हैं 3, ठीक हो गए। इसके बाद इसकी राशनिंग एंड सेल होती है फेयर प्राइस शॉप्स के थ्रू। राशनिंग कैसे करते हैं, हर स्टेट को सेंट्रल गवर्नमेंट से एक स्टैंडर्ड प्राइस पे राशन इशू किया जाता है, स्टेट गवर्नमेंट्स आगे इसको फेयर प्राइस शॉप्स के नेटवर्क के थ्रू सेल करते हैं। 2014 में गवर्नमेंट ने इसके लिए एक रूलिंग निकाला। हर बार पॉलिटिकल टर्म्स में एमएसपी बढ़ा दिया जाता था, कोई उसमें लॉजिक नहीं होता था। तो उन्होंने बोला कि एमएसपी विल बी 50% मोर देन द इनपुट कॉस्ट। तो किसान की जितनी भी पैसा लग रहा है उससे 50% उसको ज्यादा एमएसपी मिलेगा। तो एक तरह से इट इज अ बिजनेस विद 50% प्रॉफिट। मिनिमम प्रॉफिट इज गारंटीड टू यू। सिंपल है, 1 रुपया लगाओगे तो 1.5 रुपया मिलेगा। अब इसकी प्राइस कैलकुलेट कैसे की गई, A2 प्लस FL फॉर्मूला से। दिस इज द प्राइसिंग फॉर्मूला, दिस इज द इनपुट कॉस्ट फॉर्मूला। A2 प्लस FL क्या होता है, तो A2 इज द कॉस्ट द फार्मर्स एक्चुअल पेज, इनको बोलते हैं पे आउट कॉस्ट, from his or her pocket for buying various inputs ranging from seed to fertilizer to pesticide to hired labor, hired machinery और even leased in land, जो ठेके पे जमीन लिया उसका जो किराया दोगे वो भी उसके पार्ट है। दैट इज कॉल्ड A2। A2 को बोलते हैं ऑल पेड आउट कॉस्ट्स। अगर इसको A2 लिखने की बजाय कुछ लिखा जाएगा तो दैट विल बी ऑल द पेड आउट कॉस्ट्स, ऐसे बोलते हैं। देन FL stands for फैमिली लेबर। फर्ज कीजिए आप की फैमिली में से ही अगर लेबर डिप्यूट होकर काम कर रही है तो आप उनको कोई पैसे नहीं दे रहे। अगर आप बाहर से लेबर हायर करते तो आप पैसे देते। तो इसमें इम्प्यूटेड फैमिली लेबर कॉस्ट लेते हैं कि अगर देने पड़ते, यहां से आप फैमिली लेबर नहीं होती और देने पड़ते तो आप कितने पैसे देते। सो इफ देयर कॉस्ट इज इम्प्यूटेड एंड एडेड टू A2 इट बिकम्स A2 प्लस FL। तो इसके बेसिस पे हम अभी एड ऑन करते हैं जो हमारा जो एमएसपी की कैलकुलेशन है। So MSP right now is equal to A2 plus FL into 1.5. Very simple. This is how it is done. एक फार्मर कमीशन था अंडर डॉक्टर MS स्वामीनाथन। इन्होंने रिकमेंड किया था कि इंस्टेड ऑफ A2 यू शुड यूज C2, दैट इज कॉल्ड कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट। इसमें फैमिली लेबर तो इंप्यूट होना ही होना है, साथ साथ में इंप्यूटेड रेंट ऑफ ओन्ड लैंड एंड इंप्यूटेड रेंट ऑन ओन्ड कैपिटल, ये 2 चीजें और जुड़नी। इंप्यूटेड रेंट ऑन ओन्ड लैंड कहने का मतलब जो जमीन आपकी खुद की है, एक तो आप उस पर खेती कर रहे हो, एक आप ठेका लेके खेती कर रहे हो।
ये जो आपने रेंट पे कर दिया ठेके पे ली गई जमीन का, वो तो आ गया A2 के अंदर। एक जो आपकी ओन्ड लैंड है, अगर ये भी आपके पास ना होती तो आप इसका रेंट पे करते। इसको बोलते हैं इम्प्यूटेड रेंट। एक तो ये आप इसमें ऐड कर दीजिए C2 के अंदर, इम्प्यूटेड रेंट वो कहते हैं। दूसरा, कुछ पैसा तो आप जब खेतीबाड़ी कर रहे हो तो आपके पास खुद का पैसा है, कुछ आपने ब्याज पे लिया, जो तो ब्याज पे लिया उसका ब्याज A2 के अंदर आ गया, इंटरेस्ट। लेकिन जो ओन्ड कैपिटल है उसके ऊपर जो इम्प्यूटेड इंटरेस्ट, मतलब अगर देना पड़ता तो कितना होता, वो भी आप ऐड कर दो, इम्प्यूटेड इंटरेस्ट। तो ये जब दो कंपोनेंट एक्स्ट्रा ऐड हो जाएंगे, फिर सारे को हम बोलेंगे कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट C2। तो MS स्वामीनाथन ने ये बोला था। और फिर कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट पे आप इंटू 1.5 करते। ये उनकी रिकमेंडेशन थी। जब भी फार्मर आंदोलन बोलेंगे ना, तो बोलेंगे स्वामीनाथन कमीशन की रिकमेंडेशन लागू की जाए, क्योंकि उसमें बेनिफिट क्या है, ये एक्स्ट्रा मिलता है। और ये बेनिफिट एक्चुअली किसको है, सोच के देखो। जिनके पास खुद की जमीन है, जिनके पास खुद का पैसा बहुत है, रिच फार्मर्स को फायदा है इसमें। हमारे पास रिच फार्मर कितने हैं इंडिया में, अभी आपने पढ़ा था। स्मॉल एंड मार्जिनल कैटेगरी में कितने फार्मर्स आते हैं, हेलो, 85%। फिर मीडियम कैटेगरी में देखोगे 10%। लार्ज रिच फार्मर्स आएंगे 4 to 5%। तो 4 से 5% फार्मर जिनका एक्चुअल में पॉलिटिकल क्लाउड स्ट्रांग होता है, जथेदार टाइप्स, उनका फायदा है इसमें। जिनकी खुद की जमीनें बहुत हैं, जिनके पास खुद का पैसा बहुत है, उनको फायदा मिलेगा। जो वैसे ही ब्याज पे खेती कर रहा है, जो रेंट पे लेके खेती कर रहा है, उसको तो कुछ खास फायदा वैसे भी नहीं। 85% फार्मर्स को इसका कोई फायदा नहीं। इस वजह से गवर्नमेंट क्यों करे, सिंपल लॉजिक समझ आ गया। हेलो हेलो, Yes, sir. Yes, sir. तो ये याद रखना लेकिन, ठीक है, ओके। अब MSP किस पे आता है? सो गवर्नमेंट अनाउंसेस MSP फॉर 22 मैंडेटेड क्रॉप्स एंड फेयर एंड रेम्यूनेटरी प्राइसेस फॉर शुगर केन। सो देयरफॉर इट बिकम्स 23, 22 प्लस 1, 22 पे MSP और 1 पे फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइसेस फॉर शुगर केन। इज द सेम थिंग बाय लॉजिक, थोड़ा डिफरेंस है वर्किंग के अंदर, है वो भी MSP हुई, ठीक है। The mandated crops are 14 crops of Kharif season, 6 of Rabi season and 2 other commercial crops. तो क्या इसमें commercial crops हैं या नहीं? हाँ बिल्कुल है, ठीक है। In addition, MSP of Toria, dehusked coconut are fixed on the basis of MSP of rapeseed, mustard and copra respectively. अब देखिए क्या क्या है। अब आप ये लिस्ट याद नहीं रख सकते, मुझे पता है। 23 क्रॉप्स की लिस्ट याद रखनी बहुत मुश्किल है, इसलिए लॉजिक लगाना था उस क्वेश्चन में भी, कॉफी है या नहीं, एक्रिया नट होना चाहिए या नहीं, लाइक दिस, ठीक है। Then here also paddy, wheat, barley, ज्वार, बाजरा, maize, रागी। अब ये मिलेट्स के ऊपर बहुत फोकस है इस बार। 2023 is the international year of millets, है ना। Then pulses, ग्राम, तूर, मूंग, उड़द, lentil. Then oil seeds, so groundnut, rapeseed, various kind of oil seeds. Then raw cotton, raw jute, copra and dehusked coconut. कोपरा क्या होता है? जो नारियल छिलके समेत होता है उसको बोलते हैं कोपरा, और जब छिलका उतार देते हैं उसका तो बोलते हैं डीहस्क्ड कोकोनट। सेम थिंग, ओके। जो इसका ऊपर का छिलका है ना, वो भी काम आता है इन दी क्वायर फोम मैट्रिसेस, वहां बनाने के लिए काम आता है। देन शुगर केन का फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस आएगा। देन वर्जीनिया फ्लू क्योर टोबैको, VFC टोबैको है, वो भी सरकार खरीदती है। टोबैको की सारी फार्मिंग जो है वो अंडर लाइसेंस होती है और सरकार ही खरीदती है सारे का सारा, फिर आगे प्राइवेट कंपनीज को बेचती है, ओके। सो दीज आर दी 23 वेरियस क्रॉप्स। अब अगर कैलकुलेट करोगे तो ज्यादा है, देखो 7 और 5 12, 8 20, फिर 21 22 23 24 25 26। एक्चुअल में कैलकुलेट करोगे तो 26 है, लेकिन इसमें से एक तो ये निकाल दो, एक ये निकाल दो, एक ये निकाल दो। इन तीनों के ऊपर अभी APMC में नहीं आ रहा, ठीक है, बाकियों में आता है।
The list under the APMC Act includes Cupra, Deha's Coconut and Virginia Flu Pivot also. But अब आप ये देखो, जो ये Deha's Coconut वगैरह हैं, इनके प्राइसेस इसी के बेसिस पे जज हो जाते हैं। BFC टोबैको भी इसमें नहीं आता। क्लियर हो गए? So these are the ones जिस पे अभी MSP नहीं आ रहा, बाकियों पे आ रहा है। So it is 23 crops on which MSP is given by the Government of India or Cabinet Committee on Economic Affairs. Now pricing policy of sugarcane, उसमें क्या होता है? Fair and remunerative prices. So this is governed by the statutory provision of Sugarcane Control Order 1966, issued under the Essential Commodities Act 1955. शुगर एक essential commodity है, sugarcane भी एक essential commodity है। प्रीलिम्स में पूछा था, इसी वजह से पूछा था। Prior to 2009-10, central government was fixing a statutory minimum price of sugarcane, and farmers were entitled to share profits with the sugar mills on 50-50 basis. ऐसा है ना, गन्ना किसान जो है वो बहुत बार शुगर मिल के अगेंस्ट धरना देके बैठे रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पैसे नहीं मिलते अपने टाइम पे। होना क्या है, उसने किसान ने गन्ना जमा करा के आना, फिर शुगर मिल उसमें से शुगर प्रोड्यूस करेगा, सेल करेगा, प्रॉफिट के अंदर शेयरिंग है फिर 50-50। ठीक है, तो जो भी बनेगा, मतलब एक तो शुगर केन का प्राइस मिल रहा है प्लस प्रॉफिट शेयरिंग। शुगर मिल्स हमेशा दिखाएंगे हमारा तो कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा जी, हम नुकसान में जा रहे हैं। तो स्टैट्यूटरी मिनिमम प्राइस तो दे देंगे, लेकिन जो प्रॉफिट शेयरिंग है वो हमेशा करने से कतराएंगे। अब इसमें क्या किया गवर्नमेंट ने, देखो। हाँ जी, तो जो मिल्स हैं वो प्राइवेट हैं या प्राइवेट सरकारी है, मिल्स? प्राइवेट। तो दैट इज वाई, तो फिर अगर जो फार्म लॉस थे कि अगर शुगर केन वाले फार्मर्स के साथ अगर ये हो रहा है, तो कल को अगर वीट और राइस में भी ये चीज हो गई, तो फिर वो लोग भी यही चीज बोलेंगे कि अगर लाइक MSP चले गई तो ये भी एक ड्रॉबैक हो सकता है। यही तो फियर क्रिएट किया था। सो मतलब ये तो फिर हमारे पास एग्जाम्पल है ही ना कि अगर शुगर केन के साथ अगर वो प्राइवेट मिल्स ले रही हैं, एंड जैसे वो अमृतपाल ने भी अभी बताया था कि वो अडानी के साइलोज हैं वहां पे वो दे रहे हैं। तो इफ इन केस अगर हम देखें कि जैसे अमेजोन और फ्लिपकार्ट जैसे पहले आई थी, तो उन लोगों ने फ्री डिलीवरीज दी थी एंड अदर पर्क्स एंड ऑल, तो विद टाइम तो उन लोगों ने भी वो सारे पर्क्स जो थे वो रिड्यूस कर लिए थे। सो दैट इज वाई हो सकता है कि फार्मर्स के दिमाग में यही एक फियर हो, दैट इज वाई उन ठीक लोगों ने बात है, मतलब ये धरना किया हो। ठीक बात है। बट गवर्नमेंट ने तो कभी नहीं कहा कि मैं MSP हटा रहा हूँ। यस सर, वो टिल तो है डेट नहीं वो। कहती। यस सर। ये तो इन्होंने प्रिज्यूम कर लिया ना कि MSP हटा रहे हैं, यस सर, क्योंकि रिटर्न में नहीं दे रहे इसलिए हटा रहे हैं। ये इसलिए तो कोई हटा रहे हैं। ये तो सही प्रिजम्पशन नहीं है, नहीं है। क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन से MSP चल रहा है। तो जब बिल्कुल। हटाएंगे भी तो कुछ तो लॉजिकली हटाना पड़ेगा ना। यस सर, मोर वो ओवर तो है। जब गवर्नमेंट ने पॉलिसी दे दी कि आपको 1.5 टाइम ऑफ इनपुट कॉस्ट देंगे, तो ये गवर्नमेंट पॉलिसी के अधीन MSP मिल रहा है। रिटर्न में तो उस तरह से भी है जगह तो। बिल्कुल यस सर, वो तो है ही है, क्योंकि फिर इफ आगे उन्होंने नथिंग, पीडीएस अगर भी कोई चला। एक्ट भी पास होता है, सोच के देखो, यस। अगर एक्ट भी पास होता है तो वो भी रिटर्न में आता है, और पॉलिसी है वो भी रिटर्न में आती है। पीडीएस भी एक नेशनल फूड यस सिक्योरिटी सर, एक्ट के अधीन चल रहा है सिक्योरिटी। 2013 में। यस सर। अगर सपोज MSP डिसॉल्व होता है तो NFS भी तो डिसॉल्व होगा। ट्रू। वहां तक कोई लॉजिक लगाते ही नहीं। सो वहां तक वो लोग लगा ही नहीं सकते शायद। सब लगा सकते हैं, क्यों उनके राशन कार्ड नहीं बने? बिल्कुल। जब इतना लॉजिक लगा सकते हैं तो ये भी लगा सकते हैं। बट मजाल है कोई बोल जाए ना, तो मीडिया ने ऐसी बातें बोली ना गवर्नमेंट ने बोली। तो वही ना कि एक नैरेटिव ही एक फॉल्स नैरेटिव एक सेट तरफा किया नैरेटिव हो जाता है ना, वही तो गया। यस बात सर। है। अब इस चीज का नुकसान ही होना, सबको फायदा नहीं होना, ये बात पक्की है। तो क्योंकि ट्रू, ये है। आज तक मंडियों में, अनाज मंडियों में कोई सुधार नहीं हुआ। तुम जाओ देखो, मैं मेरे मलोट शहर की मंडी मैंने देखी है जब से मैं छोटा था, तब से वैसी की वैसी है। उसमें कोई इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट नहीं की गई। जैसी पहले दिन थी जब हम छोटे बच्चे थे, वहां पे परेड होती थी स्कूल के टाइम, आज भी वैसी ही है 30 साल बाद। नो चेंज, जैसी पहले दिन बन गई सो थी वैसी ही दुआबा है। इज बेटर देन। कोई चेंज नहीं। मे बी समवेयर सम प्लेस सम MLA इज वर्किंग, बट मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज लाइक दिस। एंड यस सर। मलोट इज द मेजर टाउनशिप फॉर बादल परिवार, जिन्होंने इतने साल गवर्नमेंट चलाई है। So anyhow, okay.
हर चीज आर्ग्यूमेंट के काउंटर आर्ग्यूमेंट हैं, सुनने और समझने वाला चाहिए। तो वो तो सुनने समझने के लिए तैयार नहीं है ना, उनको तो ये लगता है कि नहीं भैया तो हटा दो बस। यस सर। ओके, सो एज दिस, तभी तो मोदी ने जब हटाया तो क्या बोला कि यार हम इनको ना राजी नहीं कर पाए, काम तो हमने ठीक किया था, वी वर नॉट एबल टू सेटल दिस विद द फार्मर्स। चलो एनी हाउ, मोर ओवर सेम MS स्वामीनाथन कमीशन जिन्होंने कहा ना कि ये C2+ फॉर्मूला लेके आना है, उन्होंने भी यही कहा था कि ये वाले रिफॉर्म्स होने चाहिए। उनकी भी पूरी स्टडी है इसके ऊपर, तो दैट्स देयर। सो अब हमें एज अ ब्यूरोक्रेसी जब बात करना है तो हम तो दोनों चीजों के बारे में बात करेंगे ना, रियलिटी पता होनी चाहिए। कल को सपोज आप रॉ हेड कर रहे हो, इंटेलिजेंस एजेंसीज में काम कर रहे हो, वहां पे भी IAS ऑफिसर्स होते हैं। रॉ इज अ प्लेयर विच प्लेज ऑन बोथ साइड्स ऑफ द गेम। It plays from the terrorist quarters also, it plays from the other quarter, police quarter also. It has to play because it has to know the inside information also, how it is operating, and that's why its job is a difficult one. Government's job is just like this. Government has to be with the vote bank also, government has to be with the policy narrative also. Okay. So sugarcane पे वापस आता है. So as this sharing of profits remained virtually unimplemented, a sugarcane control order 1966 was amended in 2009 with the concept of statutory minimum price was replaced with fair and remunerative price of sugarcane. तो ये 2010 से अब हमारे पास 2009 से fair and remunerative price. A new clause, reasonable margins for growers of sugarcane on the account of risk and profits, was inserted as an additional factor for working out FRP, and this was made effective from the 2009-10 sugarcane season. So that's how it works. Next is price deficiency payment system. MSP is something which the government promises. If your selling price is less than MSP, then whatever is the margin, that is something that government should be responsible for. ये आइडिया नीति आयोग ने फ्लोट किया 2016 में, ठीक है। अब इसको बोला गया प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट, तो उसमें उन्होंने कहा कि एटलीस्ट जो 10% ऑफ द मार्जिन है वहां पे गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी चाहिए, पूरा तो नहीं। दिस इज बेस्ड अपॉन द सिमिलर स्कीम वर्किंग इन भावांतर भुगतान योजना इन मध्य प्रदेश। अब मध्य प्रदेश में इसका 100% मार्जिन जो है वो गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश पे करती है अपने फार्मर को, अगर MSP से कम में किसान को बेचना पड़ जाए तो। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि MSP जो है वो पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी 3 ही स्टेट्स में ढंग से चलता है, बाकी स्टेट में ढंग से चलता ही नहीं, तो बाकी स्टेट गवर्नमेंट्स को अपने सिस्टम्स बनाने पड़ते हैं, ठीक है। So MSP reforms, so price deficiency payment, while MSP may still be used for need-based procurement under the deficiency payment system, subsidy would be provided on other targeted produce in case the prices falls below the MSP linked threshold. That was the concern. This system would keep the quantum of subsidy in some check and also meet the restrictions of subsidy imposed by the WTO, World Trade Organization. The system can be initially piloted in 1 or 2 crops in a few districts. ये नीति आयोग की recommendation है MSP रिफॉर्म को लेके, तो यही उन्होंने बोला था कि 10% एटलीस्ट आपको जो है वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू देना चाहिए। अगर वो APMC मंडी में जाके जब अनाज बेचें तो उनको MSP से अगर सस्ता बेचना पड़े तो up to 10% you should pay. इसके अलावा कोऑपरेटिव मार्केटिंग है, दिस इज अनदर वे ऑफ वर्किंग ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग। सो यहाँ पे किसान अपनी कोऑपरेटिव्स बना के चीजें बेच सकते हैं, जैसे वेरका है ना, अमूल, सरस in Rajasthan, like this. So direct dealing with the final buyer, provision of credit, these are cheaper transport क्योंकि मिलके चलता है, storage facilities, grading, standardization, market intelligence, influencing market prices, provision of inputs and consumer goods, and then processing of agriculture produce. ये सारी चीजें cooperatives मिलके भी कर सकते हैं, farmer producer cooperatives बन जाते हैं। Then बहुत सारी, हरियाणा में हैफेड है, पंजाब में मार्कफेड है, वो सारी यही कोऑपरेटिंग मार्केटिंग फेडरेशन ही हैं। जैसे मार्कफेड का सोना बासमती राइस आता है,
तो वो क्या करते हैं, किसान जो मार्केट के साथ जुड़े हैं वो यहाँ पे इनको बेच देते हैं, लाइक दिस। देन देयर इज NAFED, सो दिस इज नेशनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो इसका काम क्या है, हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स लेना। तो बेनिफिट्स मस्ट accrue to small farmers to need to further diversify storage facilities, transport, grading of goods. Marketing societies should be linked up with credit and other societies. तो ये काम है इनका। ओके, अब एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स जो हैं ये ज्यादा आपको मेंस में चाहिए होंगे कि हमें किस एंगल से एग्रीकल्चर में रिफॉर्म्स करने चाहिए। ये नीति आयोग ने वर्कआउट दिया था, प्रीलिम्स में इसकी उतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती, ठीक है। फिलहाल जो स्कीम्स चल रही हैं डेयरी और लाइफ स्टॉक के लिए, वो कौन कौन सी हैं, तो एक ओवरव्यू ले लो। राष्ट्रीय गोकुल मिशन, ई पशु हाथ पोर्टल, नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन, लाइफ स्टॉक हेल्थ डिजीज कंट्रोल स्कीम एंड डेयरी डेवलपमेंट स्कीम। इनका बेसिक सा इतना सा याद रखना है, कौन सी मिनिस्ट्री इंप्लीमेंट कर रही है, ठीक है। फिर इसमें करते क्या है, बस ज्यादा क्वेश्चन आने के चांस नहीं है। आपने देखा पिछले 20 साल में इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है लाइफ स्टॉक में, ठीक। नेशनल नीति आयोग एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड फार्मर फ्रेंडली रिफॉर्म इंडेक्स। तो ये नीति आयोग ने नया इंडेक्स दिया था। पहले तो यही पूछ सकते हैं कि ये इंडेक्स दिया किसने, वन। दूसरा, it ranks the states based on their initiatives taken in implementing provisions of 7 farm sector reforms. These reforms have been proposed under the Model APMC Act, joining ENAM initiative, special treatment to fruit and vegetables for marketing, and level of taxes in the mandis. So states are ranked based on a score of on the scale of ranging from 0 to 100 in this particular index. This का 0 स्कोर है मतलब नो रिफॉर्म्स, 100 मींस मोर रिफॉर्म्स। कौन से 3 बेसिक पैरामीटर्स हैं प्रीलिम्स में याद रखना है, या तो एग्रीकल्चर मार्केटिंग में रिफॉर्म किया हो लैंड लीज के अंदर, या फॉरेस्ट्री ऑन प्राइवेट लैंड। 3 एरियाज में देखा जाएगा कि आपने कितना रिफॉर्म किया, बेस्ड ऑन दैट आपको स्कोर मिलेगा, ठीक है। एग्रीकल्चर मार्केटिंग में कैसा रिफॉर्म हो सकता है, ये एपीएमसी एक्ट लगाया या नहीं, मॉडल इनाम लगाया या नहीं, फ्रूट्स वेजिटेबल्स इनकी मार्केटिंग में कुछ खास काम किया या नहीं, लाइक दिस। Then agricultural research and education. So new schemes such as Mera Gaon Mera Gaurav, Mission 2050, Farmers First, and Student Ready started in 2015. Then कृषि विज्ञान केंद्र, यहाँ पे एग्रीकल्चर रिसर्च और एजुकेशन चलता रहता है और उनकी डिसेमिनेशन होती है। इट्स द फ्रंट लाइन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सेंटर्स। एक्सटेंशन का मतलब होता है नॉलेज और अवेयरनेस बढ़ाना किसानों के लिए, वो काम यहाँ पे होता है। Then Krishi Vigyan Kendras focus on training and education of farmers, rural youth, on field demonstration of new and improved farming techniques. Then web-based farmers portal, mobile-based M-Kisan SMS portal, and 2 mobile-based apps like Krishi Suvidha, Kisan Suvidha, Pusa Krishi, ये सब चलते। तो कौन-कौन सी लेटेस्ट एप्लीकेशंस चल रही हैं फॉर किसान इन टर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन, तो ये। देन नीति आयोग ने एक 3 ईयर एनुअल एक्शन एजेंडा बनाया था, उसमें एग्रीकल्चर के बारे में 2017 से लेके 20 तक जो चीजें की गई, ये उनके बारे में जो रिफॉर्म्स थे। दिस इज मोर यूजफुल फॉर मेंस, अगेन नॉट वेरी यूजफुल फॉर प्रीलिम्स। एंड ये एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में जो 3 फार्म लॉस में से तीसरा ये, उन्होंने कहा था कि बेसिकली वी आर डीरेगुलेटिंग एग्रीकल्चरल कमोडिटीज। कितना भी तुम इसको जमाखोरी करो, कितना भी महंगा बेचो सस्ता बेचो, हमारा कोई लेना देना नहीं। ये डराने वाली चीज थी वाकई में, इससे इन्फ्लेशन बढ़ सकता है। देन amendment ensures no such stock limit shall apply on the processors or value chain participants subject to their installed capacity or to any exporter subject to export demand. पहले क्या था कि स्टॉक लिमिट्स अप्लाई होती थी, स्टेट गवर्नमेंट जाके छापामारी करते थे कि तुमने जमाखोरी तो नहीं कर रखी, तुम बहुत ज्यादा स्टॉक तो नहीं क्रिएट कर रखा, क्योंकि मार्केट में जो प्राइस है वो डिमांड सप्लाई के हिसाब से तय होना है। अगर कोई स्टॉक अपने पास ज्यादा जमा कर लेगा तो सप्लाई हर्ट हो सकती है, तो प्राइसेस बढ़ सकते हैं। इस चीज से रोकने के लिए एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 में बनाया गया था। 2020 की अमेंडमेंट बेसिकली इसको अंडू कर रही थी, स्टॉकिंग लिमिट्स को। तो दिस कुड हैव इंक्रीज्ड इन्फ्लेशन बिकॉज फिर जो बड़े एग्रीगेटर्स हैं लाइक अदानी, अंबानी एंड एवरीबडी एल्स, वॉलमार्ट, तो कितना भी स्टॉक रख सकते हैं। अब जैसे मैंने एप्पल की एग्जांपल दी थी एक बार,
ये डीरेगुलेटेड है, fruits vegetables are deregulated. So Adani started buying apples and in 2020 somewhere, and once they started buying it, उन्होंने जो completely red है उसको खरीदा 85 रुपीज पर केजी हिमाचल में, जो 80% से कम रेड है उसको खरीदा गया 15 रुपए से लेके 12 रुपए पर केजी, ठीक है। लेकिन अब मार्केट में ना मुझे 85 रुपीज पर केजी पे भी एप्पल ढूंढ के दिखा दो, आज भी अवेलेबल नहीं है। मिनिमम प्राइस हैज सिंस बिकम 120 रुपीज पर केजी। अच्छे खाने लायक एप्पल, बेकार एप्पल सड़े हुए वो अलग बात है, वो आपको 70-80 के मिलेंगे। कंपेयर टू दिस, जब ये नहीं था 2015 में से लेके 20 तक एप्पल के जो एवरेज प्राइसेस थे दैट वुड बी 50 रुपीज अ केजी टू 80 रुपीज अ केजी, इस ब्रैकेट में थे। अब आपको नॉर्मल सेम क्वालिटी एप्पल जो यहाँ 80 रुपीज का था, यू विल फाइंड 250 रुपीज अ केजी। इज द सिचुएशन। व्हाई? बिकॉज नाउ दे आर कंट्रोलिंग द डिमांड सप्लाई। ये एक जेन्युइन फेयर था सब कंज्यूमर्स के लिए फ्रॉम द फूड इन्फ्लेशन पॉइंट ऑफ व्यू, जो केजरीवाल ने उठाया था। उस एंगल से ये ठीक लगा मुझे। हाँ, इन्फ्लेशन का सिचुएशन तो डेफिनेटली वर्स ऑफ होना था और ये करने की कोई जरूरत नहीं थी। क्यों नहीं स्टॉक लिमिट्स रखनी भाई? रखनी चाहिए। एक कंपटीशन के अधीन भी अगर फेयर मार्केट प्रैक्टिसेस को कंट्रोल में रखना है तो स्टॉक लिमिट्स लगानी जरूरी है एग्रीकल्चर के ऊपर, ताकि सारे कॉम्पिटिटर्स को बेचने के लिए एग्रीकल्चर कमोडिटीज मिले। अगर एक को ही पावर पूरी की पूरी दे देंगे तो फिर तो गड़बड़ होनी होनी। तो ये डेफिनेटली गलत था उन फार्म लॉस के अंदर। ये जो तीसरा एस्पेक्ट डाला गया था, दिस वाज समथिंग दैट गॉट द इकोनॉमिस्ट्स वरीड। ओके, नाउ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, दिस इज अगेन फॉर मीन्स मोस्टली। अभी प्रीलिम्स में इसमें जो करंट अफेयर्स है हमें वो चाहिए तो हम वो ऐड करेंगे। वन ऑफ दैट इज क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर। इसकी वोकैबुलरी पता होनी चाहिए। बेसिकली helps to guide the actions needed to transform and reoriented agricultural systems, effectively support development, ensure food security. तीन basic angles. So with changing climate, you should be able to deal with the agriculture and everything else. That's the main concern under it. यहाँ तक clear हो गए? Then comes food management. तो इंडिया में फूड मैनेजमेंट बेसिक्स ये है कि सरकार एमएसपी पे खरीदती है, फिर पीडीएस के थ्रू सेल करती है, और इसके लिए नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है, एंड दिस एक्ट प्रोवाइड्स राइट टू फूड टू 67% of Indian population. When I say 67% of Indian population, that includes 75% of rural and 50% urban. इसका डिविजन इस तरह से है रूरल। और ये कौन से लोग इंक्लूडेड हैं? जो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस किया गया था 2011-12, उसके हिसाब से बेनिफिशरीज की लिस्ट तैयार की गई थी फॉर द 67% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन। तो दैट इज हाउ फूड इज मैनेज्ड इन इंडिया अंडर द एनएफएसए एक्ट 2013। ये जाते जाते मनमोहन सिंह गवर्नमेंट ने क्रिएट किया था, ठीक है। अभी हम क्या कर रहे हैं? तो इनिशिएटिव्स फॉर एनहांसिंग प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर एफिशिएंसी ऑफ एग्रीकल्चर मार्केट्स, क्या क्या कर रहे हैं देखिए। पहला है प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण योजना। इसके तहत हर किसान को 6,000 रुपए पर एनम दिए जाएंगे 3 इंस्टॉलमेंट्स में। अब मैंने जैसे बताया था कि इसमें 2,000 और जुड़ने के चांस हैं, इस बजट कल को आ जाएगा शायद। तो दिस कवर्स 3 सब स्कीम्स, दैट इज प्राइस सपोर्ट स्कीम, प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट सिस्टम एंड पायलट ऑफ प्राइवेट प्रोक्योरमेंट एंड स्टॉकिस्ट स्कीम। ये तो चल ही रहा है साइलेंटली। देन प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, पर ड्रॉप मोर क्रॉप। So this focus on enhancing water use efficiency through expansion of cultivable area. So per drop more crop का यही concern है. Then there is फसल बीमा योजना. So basically to take care of the agriculture crop and mitigate their risk. Then there is soil health card, हमने पढ़ लिया. ENAM हमने पढ़ लिया. NFSM National Food Security Mission है. Basically it seeks to increase the production of rice, wheat, pulses and coarse cereal and make them available at a lesser price. Rice at 3 rupees per kg, wheat at 2 rupees per kg, pulses and coarse cereal at 1 rupees per kg. In 5 kg brackets to every individual covered under NFSA. And this is NFSA, 67% लोगों के लिए right to food है. That is the direction.
ओके, अब बड़ी सारी स्कीम्स हैं जो एग्रीकल्चर के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर चला रहा है। तो अगर तो सिर्फ इतना ही क्वेश्चन हुआ कि ये स्कीम किसकी है, तो आपको एक पूरी लिस्ट ऑफ स्कीम है, इसको एक बार रीडिंग मारना है, एंड दे आर ऑल बीइंग रन बाय मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। एक पेज नहीं है, बहुत सारे। ठीक है, अब ये एक एजेंडा था, डबलिंग फार्मर इनकम। इसके ऊपर अशोक दालवाई कमेटी की रिकमेंडेशंस आई थी, और इस एजेंडा में ये सोचा गया था कि बाय 2022 हम फार्मर्स की इनकम डबल कर देंगे। ओके, फॉर दिस द फोकस एरियाज वर 7: improving crop productivity, livestock productivity, resource use efficiency, increase in cropping intensity, diversification towards high value crops, improvement in real prices received by farmers, and shift from farm to non-farm occupations। ये 7 बेसिक क्राइटेरिया के अधीन अशोक दालवाई कमेटी, एक तो नाम याद रखना है, जिसने डबलिंग फार्मर इनकम के लिए रिकमेंडेशंस दी थी, तो गवर्नमेंट ने इसको इंप्लीमेंट भी किया। दैट्स दैट। ठीक है, अब यहां तक आपका जो स्टैटिक पोर्शन है, जो सबसे ज्यादा प्रीलिम्स में पूछा जाता है, वो हमने कवर कर लिया। यहां तक कोई डाउट? नो सर। ओके, अब मैं ये सोच रहा हूँ कि इसके साथ रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स हैं वो हम शाम की क्लास में करें 5 o'clock। विल दैट बी गुड? यस सर। तो दोनों चैनल का फायदा हो जाएगा, जो शाम को बच्चे क्लास लगाएंगे, नए वाले जो होते हैं 1-2 वो भी, और जो आप हैं तो वो भी। ठीक है, सो फॉर बोथ इट विल बी बेनिफिशियल। तो रेस्ट ये वाली क्लास उनके लिए अवेलेबल हो ही जाएगी, बिकॉज दिस इज द क्लास विच इज यूजफुल इन बोथ एरियाज। ओके,